हा, विद्यार्थी मित्रांनो, डिसेंबर 13 पासूनच्या द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा होऊ घातलेल्या आहेत. त्या संदर्भात माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक, डीएलएड टीचर्स एज्युकेशन फोरम महाराष्ट्र आणि श्रीमती एस के सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण डीएलएड द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी ऑनलाईन वेबिनारच्या माध्यमातून सर्व विषयांचे मार्गदर्शन करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत. मुलांना एक विनंती आहे की माईक म्यूट करा तुमचा. थँक्यू. मित्रांनो, अनेक विद्यार्थ्यांचे अनेक या ठिकाणी फोन येतात आणि आम्हाला सगळ्या विषयांचं मार्गदर्शन करावं अशा पद्धतीच्या विनंती अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी करत असतात आणि याचाच एक भाग म्हणून हे 2 दिवसापासून आपण वेबिनार चालू केलेले आहेत. मित्रांनो, या वेबिनारच्या संदर्भात आणि या ऑनलाईनच्या संदर्भात मी आता एक थोड्या वेळापूर्वी एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केलेला आहे. तुम्हाला ह्या वेबिनारच्या संदर्भात काही पीडीएफ लागत असतील किंवा कुठल्याही पद्धतीची जर माहिती लागत असेल तर तुम्ही त्या ग्रुपला तुम्ही या ठिकाणी जॉईन व्हा की जेणेकरून तुम्हाला या ठिकाणी पीडीएफ उपलब्ध करून देता येईल किंवा इतर तुमच्या शंकेचे या ठिकाणी समाधान करता येईल. आजच्या आपल्या या वेबिनारचं तिसरं पुष्प आपण या ठिकाणी गुंफत आहोत, चौथं पुष्प या ठिकाणी गुंफत आहोत आणि यासाठी आपल्याकडे S5च्या विषय तज्ञ ममता माळी या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहात. त्यांचं एज्युकेशन आहे MA MEd. त्या श्रीमती एस के सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन विद्याविहार मुंबई या ठिकाणी अध्यापनाचं काम करतात. आतापर्यंत त्यांना 18 वर्षाचा अध्यापनाचा अनुभव आहे आणि F8 F3 आणि SET-B या विषयांचं ते आतापर्यंत अध्यापन करत आहेत. तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटेल की मागे पण आपण माळी मॅडमचे या ठिकाणी लेक्चर उपलब्ध केलेलं होतं. हिंदी भाषेवरती प्रभुत्व कसं असावं आणि हिंदी भाषा कशी बोलली जाते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे या सौ ममता माळी आहेत. निश्चित त्यांच्याविषयी अधिक माहिती जरी सांगायचा प्रयत्न केला नाही तरी त्यांच्या अनुभवातून, त्यांच्या अध्यापनातून सगळी माहिती तुम्हाला उपलब्ध होईल आणि निश्चित रसग्रहणाचा जो काही भाग असतो हा निश्चित पद्धतीने तुम्हाला याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आमच्या माळी मॅडम आहेत. आपण या सर्वांच्या वतीने, तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचं या वेबिनार मध्ये स्वागत करतो आणि माळी मॅडमला अशी विनंती करतो की आपण या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. थँक्यू मॅम. बहुत बहुत धन्यवाद सर जी. अभी हम वेबिनार का प्रारंभ करते हैं. जैसे कि विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि आज हम S5 यानी हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र इस विषय के संदर्भ में यहाँ जुड़े हुए हैं और इस विषय पर हम इस संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं कि आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, उन परीक्षाओं को लेकर जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका हमें निरसन करना है. तो हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि अगर पीपीटी के माध्यम से हम देखें तो सबसे पहले जो पहला पीपीटी स्लाइड शो है वो हमारे विषय को ही इंगित करता है. देखिए, सबसे पहला पीपीटी बताया मैंने इसलिए इसमें विषय का नाम रखा है क्योंकि जब भी हम अध्ययन करने का प्रारंभ करते हैं तो हम अपने विषय के प्रति ही अनभिज्ञ रहते हैं. हम अपने विषय को जानते नहीं हैं. सबसे पहले जब भी आप अध्ययन अपना शुरू करें, प्रारंभ करें, तो सर्वप्रथम आप अपने विषय को जानें कि उस विषय का नाम क्या है. तो हमारे विषय का, आज के विषय का नाम है हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र S5. जब हम दूसरे स्लाइड की तरफ जाते हैं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे पाठ्यक्रम के घटक को दर्शाया गया है. तो जब हम विषय का प्रारंभ करते हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारे अभ्यासक्रम में पाठ्यक्रम क्या है. अब ये अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम, इन शब्दों का मैंने जिक्र क्यों किया है, ये अभी आगे जब हम और चर्चा विमर्श करेंगे तब मैं उससे जोड़कर आपको स्पष्ट करूंगी. तो जो अभी सबसे पहली स्लाइड में हमने अभ्यासक्रम देखा कि हमारा अभ्यासक्रम है S5.
अब उसके अंतर्गत हमारा पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम में मैंने संक्षिप्त में उस पाठ्यक्रम का नाम दिया है। और इस अनुसार, इस दृष्टि से हम देखें तो कुल 4 पाठ S5 के अंतर्गत निर्देशित किए गए हैं। यानी 4 पाठों को हमें अध्ययन करना है, जिसका कि अध्यापन आपको शिक्षकों ने कराया होगा। पहले पाठ पर अगर हम ध्यान दें तो पहला पाठ भाषा के स्वरूप पर, संपादन विकास की प्रक्रियाओं पर और कक्षा अंतर्गत क्रियाओं पर बल देता है। दूसरा जो पाठ हमारा है वो भाषिक कौशलों के विकास पर और साथ ही हिंदी भाषा अभिरुचि के लिए उपक्रम पर आधारित है। तीसरा पाठ हमारा अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। और चौथा पाठ हमारा साहित्य के प्रकार के साथ ही साथ व्याकरण के संदर्भ में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह से समग्र 4 पाठों को लेकर हमारा ये पाठ्यक्रम है और ये हमारे अभ्यासक्रम के अंतर्गत दिया गया है। तो अभी भाषा के स्वरूप के बारे में देखें, संपादन प्रक्रिया के बारे में देखें, तो अभी जब इन 4 पाठों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगली स्लाइड में मैंने घटक के अनुसार गुण विभाजन को दिखाया है। अर्थात जब हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जब बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगते हैं तो वो ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं कि किस विषय को या किस घटक को हम सबसे ज्यादा जोर देकर पढ़ें या किस घटक से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की गुंजाइश होती है। और इसीलिए उनका समग्र ध्यान इसी पर होता है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह से पढ़ें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अंकों को प्राप्त कर सकें। तो हम अगर गुण का विभाजन देखें तो सभी घटकों को समान गुण का विभाजन दिया गया है, अर्थात सभी में 10 गुण लिए गए हैं। और इस तरह से अगर हम प्रतिशत में बांट दें तो जो 100% के अंतर्गत हम देखें तो सभी में क्या होते हैं, 25-25 मार्क दिए गए हैं। यानी अगर हम ये गौर करें कि शायद पहले पार्ट से कम आ जाएगा या दूसरे पार्ट से ज्यादा हो सकता है प्रश्न, या तीसरे पार्ट में उससे अधिक प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसी गुंजाइश कम है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम की रचना की गई है और जब इसमें घटकों के अनुसार गुण विभाजन किया गया है तो समग्र पाठ को, सभी पाठों को उन्होंने समग्र रूप से, समान हेलो रूप सर। से। जी जी, कोई पूछना चाहता है कुछ? तो समग्र पाठ को समान रूप से उन्होंने गुण का विभाजन किया हुआ है। और इस गुण विभाजन के साथ हमें यह दृश्य, यह पिक्चर क्लियर होता है कि हमें सभी पाठों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। किसी एक पाठ को हम बहुत अधिक पढ़कर दूसरे पाठ को हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। हमें सभी पाठों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर उद्देश्य के अनुसार हम देखें, गुण विभाजन है तो उसके अंतर्गत उद्देश्य हमारा होता है ज्ञान, आकलन, उपयोजन, जो कि अगली स्लाइड में, पीपीटी की अगली स्लाइड में दिखाया गया है। तो उसमें ज्ञान, आकलन, उपयोजन और कौशल। तो हमारे जो उद्देश्य के अनुसार अगर हम देखें कि किस उद्देश्य के अनुसार विभाजन किया गया है, गुण कितने दिए जाते हैं, तो अगर उसका सरासरी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ज्ञान में मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि 6 गुण के अगर हमने ज्ञानात्मक प्रश्न लिए हैं और आकलन के हमने 14 मार्क्स के प्रश्न लिए हैं और उपयोजन के कुल 12 मार्क्स के प्रश्न हैं। यानी इस तरह से प्रश्न के स्वरूप में उद्देश्य के अनुसार वो क्या होगा, गुण विभाजन करके आपको प्रश्न पत्रिका तैयार करके दी जाएगी। अगर अगली स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर हमें और भी अधिक पिक्चर क्लियर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रश्न के प्रकार के अनुसार गुण विभाजन कैसे है। अभी देखिए, आपको 4 पाठ हैं और 4 प्रश्न प्रकार आते हैं। सभी विषयों के जो प्रश्न पत्रिका होती है, आप जानते हैं कि 4 प्रश्न आपको कुल दिए जाते हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न प्रकार है, अगर इसमें हम देखें तो वो प्रश्न प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार होता है। दूसरा प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न भी लघुत्तरी प्रश्न प्रकार है। और चौथा प्रश्न जो होता है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रकार होता है, जिसमें आप जानते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है वो 60 से 80 शब्दों के लिए होता है। तीसरा प्रश्न जो है वो 120 से 160, 180 शब्दों के लिए होता है। और जो तीसरा प्रश्न प्रकार है वो 240 से 250 तक का जो प्रश्न है, शब्दों में लिखा जाता प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार अभी आपको देखिए किस तरह से आते हैं। कुल प्रश्न पत्र जो आपका है, प्रश्न पत्रिका है, वो 40 अंकों की होती है। अर्थात आपको जो प्रश्न पत्र हल करना है वो 40 अंकों का हल करना है, उससे आपको कम अंकों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब आप प्रश्न पत्र
हल करने की तैयारी करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप नियत समय जो आपको 2 घंटे दिए गए हैं, उसमें आप 40 अंकों का प्रश्न पत्र पूरा का पूरा हल कर सकें। विकल्प के सहित 20 मार्क्स अतिरिक्त होते हैं और अगर विकल्प को जोड़ें तो हमारा जो प्रश्न प्रकार होता है, जो प्रश्न पत्र होता है, वो कुल 60 अंकों का होता है। अभी हम देखते हैं गुण विभाजन कैसे, क्योंकि बच्चे कहाँ गलती करते हैं इसे मैं आगे से जोड़कर समझाऊंगी। अभी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं कुल 8 प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी विकल्प नहीं होता है, यानी 8 के 8 प्रश्न आपको करने हैं और इसमें कोई भी विकल्प, किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं। दूसरे प्रश्न में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 4 प्रश्न आपको हल करने होते हैं, लेकिन उसके साथ ही 3 अतिरिक्त प्रश्न विकल्प आपको दिए रहते हैं, चॉइस दी गई होती है। आपको लिखने केवल ही 4 होते हैं, लेकिन 3 आपकी चॉइस दी रहती है, ताकि उनमें से आप जिन प्रश्नों के साथ सहज हो सके, आराम से लिख सकें, वो आप अपने लिए चयन कर सकते हैं। और इस तरह से 3 प्रश्न विकल्प के साथ अगर हम गुण देखें तो यहाँ पे 14 मार्क्स के प्रश्न आपको मिलते हैं। तीसरे प्रश्न में अगर हम चलें तो तीसरा प्रश्न 4 अंकों का होता है, यानी एक प्रश्न का उत्तर अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा तो वो 4 अंकों का गुण माना जाता है और उसके 3 अंकों का होता है, सॉरी। और उसमें कुल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं और यहाँ पर भी 2 विकल्प आपको मिलते हैं, यानी 2 प्रश्न किसी भी 2 प्रश्न के साथ आपको चॉइस के रूप में मिलते हैं। चौथा प्रश्न जो दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है, वो 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं और उसके साथ ही 2 विकल्प के प्रश्न भी दिए रहते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि 40 अंकों का जो है मूल प्रश्न पत्र और 20 अंकों का विकल्प प्रश्न पत्र। तो आपको हल क्या करना है? आपको हल करना है केवल 40 अंकों का। तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी शुरू होती है, तैयारी अर्थात कैसे? जब आपको प्रश्न पत्र प्राप्त होता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पहले कुछ मिनटों का समय आप निकाल लें, बहुत कम मिनटों का, और पहले पूरा प्रश्न पत्र पहले से लेकर आखिर तक गौर से देख लें कि क्या-क्या प्रश्न दिए गए हैं। क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि कुछ प्रश्न आगे-पीछे कई शब्दों को बदलकर दोबारा रिपीट रूप में दिए रहते हैं। तो इससे आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, इसकी जो पूर्व तैयारी आपकी है, वो तय हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप प्रश्नों को किसी भी विषय में जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं, तो सबसे पहले कुछ मिनटों के लिए प्रश्न पत्र को गौर से देख लें। जब प्रश्न पत्र देख लेंगे, उसके पश्चात आपको दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप उठाना है, जो कि क्योंकि हम जब पेपर चेकर के रूप में जाते हैं, तो हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए इस बात को मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी कि आप यदि प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं, तो आप क्रम को तय कर लें, आरोह या अवरोह। इट मीन्स या तो चढ़ते क्रम में या तो उतरते क्रम में। अर्थात आप या तो पहले प्रश्न से चौथे प्रश्न तक जाएँ या चौथे प्रश्न से पहले प्रश्न पर आएँ। कई बार विद्यार्थी किस तरह से प्रश्न पत्र हल करते हैं, वो पहला लिख लेते हैं, फिर दूसरे का उन्हें दूसरे प्रश्न में पहले जो 4 प्रश्न आते हैं, तो उन्हें दूसरे का दूसरा पसंद आया, तो वो लिखते हैं। फिर उन्हें लगता है तीसरे का चौथा मुझे लिखना है, फिर लिखते हैं। फिर उन्हें लगता है चौथे का पहला लिखना है, फिर लिखते हैं। फिर से वो दूसरे के दूसरे पर आते हैं, तीसरे के पहले पे आते हैं, चौथे के तीसरे पे जाते हैं। तो इस तरह से आप भी बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, आपको भी पेपर पूरा करने में अधिक समय लगेगा और हो सकता है कि आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो और साथ ही साथ चेकिंग करने वाले को भी दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको आपकी सुविधा ये लगती है कि आप पहले प्रश्न से जाएँ, तो आखिर तक जाएँ और अगर आपको लगता है चौथे प्रश्न प्रश्न से प्रारंभ करें, तो चौथे के तीनों हल करके फिर तीसरे प्रश्न को लेकर उसके तीनों चारों प्रश्न हल करें और फिर दूसरे के 4 प्रश्न हल करें, इस क्रम में जाएँ। और इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न प्रकार के अनुसार मैंने गुण विभाजन को आपको समझाया था कि आप जाँच लें, देख लें कि प्रश्न पत्र किस तरह का होता है और आप किस तरह के प्रश्नों को इम्पोर्टेंस दें। पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब अगली स्लाइड्स में हम जाते हैं, तो प्रश्न प्रकार किस स्वरूप का होता है? तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चूँकि विद्यार्थी यहाँ पर बहुत कम तैयारी करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमें कोई संच रूप में कहीं पर गाइड रूप में हमें मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, उसी में ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाहित रहते हैं, उसी में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि माइकल वेस्ट की जब आप वेस्ट प्रणाली पढ़ते हैं, तो उस वेस्ट प्रणाली को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है?
तो यह प्रश्न आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार में आ सकता है। इसलिए जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, किसी प्रश्न के उत्तर की तैयारी करते हैं, तो उसमें इस तरह के छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक-एक वाक्य के जो पढ़ते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, उन्हें रेखांकित कर लेना चाहिए। वही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और इसी से आपकी तैयारी हो जाती है। और जो प्रश्न में पूछा भी जाता है, जब प्रश्न पत्र तैयार होता है, तो हम भी इसी तरह से उन प्रश्नों को उठाते हैं वहाँ से और इसी तरह से आपको दिए जाते हैं। तो प्रश्न कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की इस तरह से तैयारी करें। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार में कितने तरह के प्रश्न होते हैं, वो भी हमें हमें तैयारी करके जाना है, क्योंकि कई तरह के प्रश्न होते हैं। देखिए, कुल 8 मार्क्स के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो ये 2-2 मार्क्स करके 4 अलग-अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या कई बार 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे, यानी 3-3 मार्क्स के 2 प्रकार के वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 मार्क्स का अलग होगा। उदाहरण के रूप में मैं समझाती हूँ। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार मैंने आपको दिखाया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि जिसमें विकल्प बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए आपको सही और सटीक शब्द के साथ रिक्त स्थान की ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करनी होती है। दूसरा है उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे आपको एक विकल्प यानी ब ग्रुप का मिल जाता है, लेकिन अगर आपने पढ़कर तैयारी की है तो आप तुरंत उत्तर ढूंढ लेंगे। सही या गलत बताइए। लिंग बदलिए, क्योंकि आपका चौथा जो ये पाठ है, वो व्याकरण पर भी आधारित है। तो वहां से कई बार इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो वहां से लिंग बदलिए, कालवाचन, कहावतें, समानार्थी, पर्यायवाची, इस तरह के प्रश्न उस व्याकरण वाले पाठ से आपको आ जाते हैं। संगत और असंगत पहचानिए। तो संगत और असंगत यानी ऑड मैन आउट जिसे हमने पढ़ा था, वो वाला है प्रश्न। तो अब ये किस तरह से आ सकता है? तो देखिए, जैसे कि बहुत सारी पद्धतियां हैं। अभी जैसे आपको दे दिया भूमिका अभिनय, स्पष्टीकरण, चर्चा और हो गया बाहुली नृत्य। तो अभी इसमें असंगत होना चाहिए बाहुली नृत्य, क्योंकि वह एक भाषिक खेल प्रकार है और बाकी तीनों क्या है, पद्धतियां हैं। तो इस तरह से आपको पद्धतियों के आधार पर या किसी खेल साहित्य के प्रकार के आधार पर जैसे कि दृक् श्राव्य साधन है, दृक् साधन है, श्रव्य साधन है, ये जो 3 शैक्षणिक साधन हैं, इनमें से मान लीजिए 3 उन्होंने उदाहरण दे दिए दृक् साधन के और एक उसमें दे दिया श्रव्य। तो अभी आपको ऑड मैन आउट में क्या करना है, वो श्रव्य वाला निकाल देना है, क्योंकि बाकी 3 क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही समूह के हैं और वो है दृक् समूह के। तो संगत और असंगत इस तरह से होता है। दूसरा कि आपको एक और इम्पोर्टेंट सूचना देनी है कि आपको समय की कमी की कम अगर लगता है, तो आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। तो आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो उसमें आपको पूरे वाक्य नहीं लिखने हैं। आपको केवल जो ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर है, जो सटीक उत्तर आप जो रिक्त स्थान में लिखना चाहते हैं, बस उसे लिखिए। सिर्फ आपको ध्यान किस बात का रखना रखना है कि आपको प्रश्न के नंबर और उनके उप प्रश्न के नंबर सही देने हैं, जिससे जब आपकी पेपर उत्तर पत्रिका की जांच हो तो हम समझ लें, या जांचने वाला जांच समझ ले इस बात को कि आपने इस प्रश्न के इस उप प्रश्न का उत्तर लिखा है और वो तुरंत आपको सही जगह पे सही मार्किंग करके मार्क्स दे दे। अन्यथा कई बार ये खोजना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये उत्तर लिखा किस प्रश्न के अंतर्गत है और किस प्रश्न के अंतर्गत इसे मार्क्स दिया जाए। तो सही प्रश्न, तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न होगा, उसमें अ, ब, क, ड इस तरह से दिया जा सकता है। तो 2-2 मार्क्स के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे 2 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, अ प्रश्न, ब दे दिया एक वाक्य में उत्तर, क दे दिया संगत असंगत पहचानिए, ड दे दिया पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इस तरह से 2-2 मार्क्स करके आपको 8 मार्क्स होंगे, या तो 3-3 होगा। जैसे 3 मार्क्स का उन्होंने दे दिया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया। 3 मार्क्स का दूसरा उन्होंने उत्तर क्या दे दिया कि सही या गलत बताइए, और 2 मार्क्स का उन्होंने दे दिया उचित जोड़ियां मिलाइए। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों के अंतर्गत वो 8 मार्क्स जो है वो डिवाइड करके आपको दिया जाएगा और इस तरह से ही 8 मार्क्स का डिवाइडेशन होगा। तो जब आप पढ़ते हैं, अभी आप व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, तो व्याकरण में मान लीजिए संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, काल के प्रकार पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द कैसे पहचाने जाते ये पढ़ेंगे। तो जब आप वहां तैयारी कर रहे हैं तो कितने प्रश्नों की आपकी उसमें तैयारी हो जाएगी। तो पहला तो एक प्रश्न हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का, उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएंगे। दूसरा, 2 मार्क्स के प्रश्न के अंतर्गत भी वो प्रश्न आ जाता है, जैसे संज्ञा की परिभाषा बताकर उसके प्रकार बताइए।
या संज्ञा की परिभाषा बताकर उसके किन्हीं 2 प्रकार को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। इस तरह का जो सेकंड प्रश्न है, जो 2 मार्क्स के लिए है, वहाँ पर भी ये प्रश्न आ सकता है। कई बार तीसरे अंक में भी आ सकता है प्रश्न कि काल की परिभाषा बताकर काल के सभी प्रकारों को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। 3 मार्क्स के लिए प्रश्न आ गया। यही चौथे प्रश्न में भी आपको आ सकता है। जैसे विराम चिन्ह है अभी व्याकरण के अंतर्गत, तो विराम चिन्हों के बारे में बताकर उनको चिन्हों सहित स्पष्ट कीजिए और उनका महत्व बताइए। तो ये विराम चिन्ह वाले में जो प्रश्न है, ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। यानी व्याकरण के घटक को अगर हम देखें, तो वो कितने प्रश्नों में कहाँ-कहाँ किस स्वरूप में आ सकता है, यह मैंने बताया। वस्तुनिष्ठ में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तीसरे प्रश्न के लिए 3 मार्क्स में आ सकता है और चौथे प्रश्न के लिए 4 मार्क्स में भी ये प्रश्न आ सकता है। इसलिए जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें एक तरीके का एक ब्रैकेट तैयार करना चाहिए। ब्रैकेट इट मीन्स कि ये प्रश्न इस स्वरूप में यहाँ-यहाँ जा सकता है। हालाँकि बहुत पहले ये तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन इन शॉर्ट पीरियड भी आप तैयारी अभी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको अभी तैयारी के स्वरूप में 2-2 दिन तो शायद आपके हाथ में अभी होंगे और उसमें से कुछ घंटे ही आपको निकालने हैं। आपको एक्चुअली प्रश्न संच तैयार कर लेना चाहिए कि प्रश्न 2 के लिए किस-किस तरह के कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न 3 के लिए प्रश्न संच तैयार कर लें, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अभी जैसे अगले स्लाइड में जब हम देखते हैं प्रश्न प्रकार, तो मैं इधर आपको उसका स्पष्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से है। अभी देखिए प्रश्न प्रकार, अभी यहाँ पर किस तरह से प्रश्न किए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था। प्रश्न है राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न जनवरी 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है और प्रश्न 2 में पूछा गया, अर्थात प्रश्न दूसरा जो प्रश्न है, वहां पर ये प्रश्न आया था, यानी 2 मार्क्स के लिए है। अब यहाँ और यही सेम प्रश्न अभी प्रश्न 3 में आप देखेंगे, तो वहां पर भी है राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न नवंबर 2021 के प्रश्न पत्र में आया है। यानी जब हम देखते हैं कि दोनों देखिए शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल भी प्रश्न में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन प्रश्न कहाँ बदला है? पहली बार पूछा गया 2 मार्क्स के लिए और दूसरी बार पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आपका जो लेखन कौशल है, वो यहाँ पे महत्व रखता है। यानी जब आपको दूसरे प्रश्न के अंतर्गत लिखना है, तो आपको केवल 60 से 80 शब्दों में ही इसे लिखना है। उससे अतिरिक्त लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका अतिरिक्त समय चला जाएगा, जो कि दूसरे प्रश्न पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब यही प्रश्न अगली बार 3 मार्क्स के लिए तीसरे प्रश्न में पूछ लिया 3 मार्क्स के लिए, तो वहां पर शब्द मर्यादा कितनी है? 120 से लेकर 160 शब्दों की है। यानी यहाँ पर आपको विस्तार देना है। तो आपको यहाँ पे लेखन कौशल याद रखना है कि आप जब पढ़ते हैं, तो आप उस प्रश्न को ध्यान में रखकर उसके उत्तर की तैयारी करें। केवल नोट्स मिल गया है, रेडीमेड नोट्स मिल गया है, रेडीमेड पीपीटी या नोट्स मिल जाए और हम पढ़ लें, लेकिन प्रश्न पर हम कभी गौर नहीं करते। और तब जब प्रश्न हमारे सामने आता है, तो हम असमंजस में हो जाते हैं कि भाई अब इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखें? उत्तर सारे आपके टेक्स्ट बुक के होते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं होता है। तो अब आपका कौशल है कि कहाँ पर आप ज़्यादा लिखें, कहाँ कम लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जहाँ 2 मार्क्स का प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न है, वहाँ पे ढाई 3 पेज तक लिख देते हैं और जहाँ तीसरे और चौथे प्रश्न पर हम देखें, तो हमें आधा पेज आंसर भी नहीं मिलता है। तो हम मार्क्स किस तरह दें? यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स से कितने अधिक मार्क्स मिलेंगे और जहाँ पर आपको 2 मार्क्स से अधिक मार्क्स मिलेंगे, वहाँ आप लिखते नहीं हैं। तो आपको इस बात की तैयारी करनी है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। वहीं पर देखिए प्रश्न तीसरे में मैंने अगले 3 प्रश्न डाले हैं, क्योंकि वह ये तीनों प्रश्न जो हैं, कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए, मौन पठन के लिए कक्षा अंतर्गत कौन-सी क्रियाएँ करवाई जा सकती हैं, कक्षा अंतर्गत क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तित्व गुणों का विकास। ये तीनों प्रश्न एक साथ, एक क्रम में, एक ही साल के प्रश्न पत्र में आए हैं। यानी प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है, उस तीसरे प्रश्न के क्रमांक में पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न उसके नीचे था और उसके लिए विकल्प के रूप में तीसरा प्रश्न था। यानी कम से कम 2 प्रश्न तो यही थे और ये कक्षा अंतर्गत वाला था। अब ये कक्षा अंतर्गत वाला पाठ जो ये प्रश्न है, ये आपके पहले पाठ में दिया गया है। इसीलिए जब शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आपको अपने विषय का नाम और घटक का नाम पता होना चाहिए, तो कई बार हम तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि भई इसमें अभी हमें लिखना क्या है।
क्योंकि शुरू में ही हमें नहीं पता होता कि भई प्रश्न कहाँ था, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे ही असमंजस में रहते हैं परीक्षा हॉल में कि ये प्रश्न कहाँ था, किस किताब में था, किस पाठ में था, ऐसी दिक्कत आती है। तो देखिए तीनों प्रश्न एक साथ ही आ गए थे क्रम में, यानी किसी पाठ की तैयारी करते समय आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया है कि किस तरह से होता है। अभी देखिए प्रश्न है, कक्षा अंतर्गत क्रियाओं के माध्यम से छात्रों के कौन से व्यक्तित्व गुणों का विकास हम कर सकते हैं? जब आप ये प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ाई इसकी तैयारी की होगी, तो आपको सटीक यही उत्तर नहीं मिला होगा। आपने देखा होगा कि वो किताबों में शायद कहीं-कहीं किसी रूप में दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने उसमें से ढूँढकर अपने तरीके से इस अनुसार बनाया है। ये सारे शब्द किताबी हैं। इसमें अलग से बाहरी तौर पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। सारे जो उत्तर हैं वो तैयारी मैंने किताबों के आधार पर ही की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा की तरह या ब्रैकेट की तरह आपको सब सिलेक्टेड या तैयारी के साथ नहीं मिलेगा कि ये प्रश्न है और इसका इतना ये उत्तर यहाँ से यहाँ है। आपको वो प्रश्न समग्र रूप में उत्तर पढ़ना है और जब आप प्रश्न पत्र हल करने जाएँगे तब आपको वो जो आपने पढ़ाई की है, उसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर के अनुसार उसको तैयारी करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है कि जब कक्षा अंतर्गत क्रियाएँ, जैसे कि आपको पता होगा कि ये 3 प्रश्न एक साथ पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कक्षा अंतर्गत अर्थात कक्षा के अंदर जब आप क्रियाओं को तैयारी करवाते हैं, तो उससे छात्रों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो हम क्या-क्या करवाते हैं? तो समूह में व्यवस्थित ढंग से पहले अभिव्यक्ति करना सीखता है विद्यार्थी इसके माध्यम से, क्योंकि कक्षा अंतर्गत क्रियाओं की यही विशेषता बताई गई है, क्योंकि वो समूह में कार्य करवाते हैं। समूह में कार्य करने के साथ ही साथ विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ता है, विद्यार्थी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाना सीखता है, विद्यार्थी बोलना सीखता है, क्योंकि समूह के भीतर अपने ही विद्यार्थियों के बीच में जब वो रहकर बोलता है, तो उसका भय दूर हो जाता है। उसके भा विचारों में मंथन शुरू होता है। वह वाद-विवाद करना, किसी विषय पर चर्चा करना सीख जाता है और भाषा में इससे उसकी अभिरुचि का विकास होता है। तो जो कक्षा अंतर्गत क्रिया है, उसके व्यक्तिमत्व का गुण से उससे ये विकास विद्यार्थियों का व्यक्तिमत्व विकास हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कई बार बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं या उनको कई बार ऐसा क्यों लगता है कि हम पढ़ कर गए और हमें मार्क्स नहीं मिले हैं। तो उसका कारण ये है कि कुछ उत्तर प्रश्न के स्वरूप में नहीं दिए होते हैं वहाँ, लेकिन जब हम पढ़ कर जाते हैं, तो हमें वहाँ पर उन प्रश्नों के उत्तर का लेखन का जो कौशल है, हमें आना चाहिए, कि हमें इतने प्रश्न के लिए इतना उत्तर लिखना है, इन्हीं मुद्दों को वहाँ लिखना है, उसके अतिरिक्त किन्हीं और मुद्दों को नहीं लिखना है। क्योंकि जब हम प्रश्न पत्रों की उत्तर पत्रिकाओं की जाँच करते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे 8 से 12 मुद्दे लिखते हैं, लेकिन सारे मुद्दे एक जैसे होते हैं। वही शब्द का बार-बार दोहराव होता है, कुछ नए मुद्दे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर यही मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि इन मुद्दों को जो किताब में पैराग्राफ दिए गए थे, उनको मैंने इस तरह से छाँट कर बनाया है। तो यही लेखन कौशल आपको भी वहाँ पर क्या करना होगा, स्पष्ट करना होगा, दर्शाना होगा और आपका ही पढ़ा हुआ उत्तर आ जाएगा। इसलिए कोई चिंता की या डर की बात नहीं है कि भई हम जो पढ़कर जाते हैं, उसका उत्तर हम कहाँ से लिखें। अब उन्होंने आगे ये भी बताया है कि मौन पठन के लिए कक्षा अंतर्गत कौन-सी कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए तीनों प्रश्न एक साथ आ तो गया था, लेकिन ये कई बार अलग-अलग वाक्यों में भी हो जाता है। जैसे पहला प्रश्न हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो हमने देखा था प्रश्न कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी भाषा का महत्व। यहाँ तो प्रश्न का शब्द कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल हेर-फेर नहीं किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही प्रश्न दोहराकर कुछ एक शब्दों के बदलाव के साथ पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो प्रश्न होता है सही का सही एकदम किताबी नहीं होता है कि जैसे किताबी है वैसे ही दे दिया जाता है। उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया जाता है केवल शब्दों में, अर्थ वही रहता है, यानी आपने जो पढ़ा है वही आ जाएगा। तो अगली स्लाइड में जब हम देखते हैं तो मौन पठन के लिए कक्षा अंतर्गत कौन-कौन सी क्रिया करवाई गई ये बताया गया। तो यहाँ पे पुस्तकालय का सदुपयोग, मौन पठन से पूर्व सस्वर पठन करवाना, ये सब भी उसके अंतर्गत दिया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व। तीनों प्रश्नों को मैंने यहाँ हल करके आपके समक्ष रखा है कि कक्षा अंतर्गत कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं, जो कि अगली स्लाइड में है, आपको बाद में देखने को मिल जाएगी और उसमें सारे प्रश्न
के उत्तर को किस तरह से लिखना होता है, यह भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक प्रश्न देखिए और है, स्लाइड में मैंने दिखाया है। ये प्रश्न दिखाने का तात्पर्य क्या है? देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है, यह प्रश्न आया था और यह प्रश्न आपको चौथा प्रश्न की तरह है। जी, तो ये जो प्रश्न है देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है, स्लाइड नंबर 11 है। अरे जाग हो, जागच है ना। हाँ, तो देखिए देवनागरी वैज्ञानिक लिपि। अब ये जो मैं स्लाइड मैम सर, स्लाइड बराबर है शिरकन मैडम जी जी उचलू का। सर, एक मिनट स्लाइड एक नंबर मिनट 11 सर। 1 मिनट। जी जी हेलो हेलो जी, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता हेलो। है? आगे आगे है क्या? हाँ, जी देवनागरी जी वैज्ञानिक। सर, यही सर। हाँ, अभी देखिए देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। सर मागचं पण दाखवा ना, एक मिनिट। पीछे के क्वेश्चन आपने स्लाइड्स नहीं बताए तो हम लोग वो नहीं देख पाए। ओके ओके ओके, यही ना? हाँ हाँ, कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व। ओके। तो ये प्रश्न में यह समझाने का प्रयास किया गया था कि कक्षा अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं और उनका महत्व क्या है। तो यहाँ पर यह बताया गया था कि समूह में पहले तो कार्य करने की आदत और क्षमता का विकास होता है। तो ये फायदा होता है, क्योंकि देखिए अभी एक और मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। ये तो किताबी एक तरह हम कह सकते हैं प्रश्न था कि कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी हम इसे कह सकते हैं कि किताबी प्रश्न है, सरल सरल किताब से दिया गया है और वैसे का ही वैसा आपको उत्तर लिख देना है। ये प्रश्न अगर उपयोजनात्मक प्रश्न में आता है, यानी 4 मार्क्स के लिए, तो आपने देखा है कि जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें कई बार उपयोजनात्मक प्रश्न आते हैं। और उपयोजनात्मक प्रश्न में कैसे होते हैं, जो आपके अनुभव के आधार पर आपको लिखने होते हैं। आपकी आकलन क्षमता, आपका जो उपयोजन कौशल होता है वो लिखना होता है। क्योंकि देखिए भाषा के 4 मुख्य कौशल क्या हैं? श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। तो ये सारे आपको कौशल आएंगे। फिर हमने उद्देश्य प्रकार देखा, ज्ञान, आकलन, उपयोजन, कौशल। तो आपका प्रश्न भी इसी स्वरूप में चला जाता है। तो जब कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये प्रश्न कैसे होगा कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि एक शिक्षक के नाते आप विद्यार्थियों में भाषा के विकास की दृष्टि से कक्षा अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं को महत्व प्रदान करेंगे या महत्व देंगे और क्यों। तो ये प्रश्न, अभी यहाँ पर भी ये प्रश्न का उत्तर यही है, इसके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि कक्षा अंतर्गत क्रियाओं का महत्व ही यह प्रश्न दर्शाता है। सिर्फ आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, इसको उपयोजनात्मक बनाना है और आपको ऐसे स्पष्ट करके लिखना है कि मान लीजिए आप किसी कक्षा की शिक्षिका हैं और आप अपने विद्यार्थियों में भाषा का विकास करना चाहती हैं, तो आप कक्षा अंतर्गत क्रियाओं को किस तरह से डेवलप करेंगी और उसका महत्व स्पष्ट करेंगी। तो आप यही बताएंगे कि इससे विद्यार्थियों में समूह कार्य करने की आदत और क्षमता का विकास होता है। यही ये बताने का यहाँ पर इस प्रयास किया गया था। और ये स्लाइड में ये प्रश्न देने का कारण यही था कि आप समझें कि प्रश्न किस किस स्वरूप में कहाँ कहाँ बदलते हैं, लेकिन आपके पास जो उत्तर है वही उत्तर सही है। केवल उन उत्तर को उस प्रश्न के अनुसार ढालकर आपको लिखना होगा, जो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत उत्तर आपको बदलना नहीं है। इसीलिए अगले स्लाइड में देखिए मैं बता रही हूँ देवनागरी वैज्ञानिक लिपि। अब ये देवनागरी वाला जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके साहित्य प्रकार वाले पाठ से है, यानी पाठ क्रमांक 4 से। अब इस चौथे पाठ में से यह जब प्रश्न आता है तो 2 मार्क्स के लिए भी आता है, 3 मार्क्स के लिए भी आता है और चौथे प्रश्न में भी आता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए तब कैसे आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखी है। अब वहां पे अगर आप देखोगे तो 8 से 10 विशेषताएं लिखी हैं। तो अब 2 मार्क्स के लिए लिखना है तो कई बार वो कंडीशन दे देते हैं कि कोई 4 या कोई 6 मुद्दे लिखिए। 3 मार्क्स के लिए भी देते समय कई बार लिख देते हैं कोई 6 या 8 मुद्दे लिखिए। लेकिन अभी यहाँ पर देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है, यह प्रश्न आया है। बच्चे देखिए अचानक क्या करते हैं, दूसरी गलती, देवनागरी शब्द देखते ही लिखना शुरू कर देते हैं। अब वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर मुझे विशेषता लिखनी है या उसकी लिपि की जो वैज्ञानिकता है वह लिखनी है। वो यहाँ पर भी देवनागरी समझकर जो विशेषता वाला है, अगर उन्होंने उस प्रश्न के उत्तर की अच्छी तैयारी की तो वो गलती से या जल्दबाजी में ये प्रश्न यहाँ लिख देते हैं। इसलिए जो शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ मिनटों का समय देकर आप प्रश्न पत्र को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं लिखनी है,
आपको देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर मैंने जो मुद्दे लिखे हैं, ये मुद्दे आपके टेक्सचुअल हैं, किताबी मुद्दे हैं, ठीक है। अब इन मुद्दों को जस का तस, जैसे कि किताब में दिया था मैंने वैसा ही लिखा है। यहाँ लिखने का कारण क्या है, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि प्रश्न पत्र में जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं तो आपको उस पाठ की और उस विषय की तैयारी कैसे करनी है। आपने जब किताबें खोली होंगी और पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दों के आगे या उस टाइटल के शीर्षक के आगे, जैसे कि देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है, उसके बाद जब उसको मुद्दों को लिखा जाता है किताब में तो वो बोल्ड लेटर में होते हैं, काले बोल्ड लेटर में। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने पढ़ लिया है या समय कम है, आपको बहुत तैयारी करनी है और आपको दिक्कत हो रही है कि किस तरह से पढ़ा जाए, तो आपके लिए बहुत सरल पद्धति यह है कि जितने भी इस तरह के जो शीर्षक वाले आपको प्रश्न होंगे और उसमें जहां जहां बोल्ड लेटर में वो शब्द दिए होंगे, आपको उन शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, या हम कह सकते हैं रट्टा मार लेना है। अभी जैसे कि इसका पहला मुद्दा क्या है, उच्चारण और लेखन की एक रूपता। अब ये बोल्ड लेटर में टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मान लीजिए उच्चारण और लेखन की एक रूपता को जो मुझे विस्तार देकर लिखना है वो मैं भूल गई हूँ, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, या मुझे असमंजस में हूँ कि मैं इसमें क्या लिखूं, और मैं कुछ तो लिख देती हूँ तभी प्रश्न में, उत्तर पत्रिका में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका ये जो मुद्दा है ना, इस पर गौर करके भी आपको अच्छे से मार्क्स दिया जा सकता है, क्योंकि वहां हो सकता है कि आपकी भाषा को ध्यान में रखकर या कुछ एक शब्दों की गलती को माफ कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन ये देखा जाए कि बच्चे ने जो मुद्दा लिखना था वो सटीक लिखा है, सही और एक्यूरेट मुद्दा लिखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके भीतर गलत लिख दें या आप कुछ भी लिख दें क्योंकि शायद ना पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने तैयारी बहुत अच्छे से की, समय कम हो गया या आप में घबराहट आ गई या आपको चिंता हो गई अब क्या लिखें, तो कम से कम ये जो मुद्दे हैं ये आप पढ़कर बहुत अच्छे से जाइए। और केवल इस प्रश्न के नहीं, इस तरह के सभी प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं। जहां जहां बोल्ड लेटर है वो वाले प्रश्न आपको वैसे तैयार कर लेने हैं, और इस माध्यम से आपका एक प्रश्न संच भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तैयार हो गया, देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। अब इसमें देखिए ये इतने मुद्दे मैंने लिख लिए, ठीक है। अभी मुझे लास्ट मोमेंट पे, कल अगर मान लीजिए मेरा पेपर है और आज मुझे तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास समय तो केवल घंटों भर का ही है, पूरे 24 घंटे भी नहीं है, और हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, रिविजन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट्स लिख लेंगे, और इनके आधार पे जब लिख लेंगे तो जब हम लिखना उत्तर शुरू करेंगे ना, तो हमें खुद इसके बारे में भी लिखना आ जाएगा। ये जो उच्चारण और लेखन की एकरूपता, इसके बारे में भी हमें याद आ जाएगा, हम सही लिख लेंगे। जो स्पष्टता है, सरलता है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि इन मुद्दों की तैयारी की है। तो ये स्लाइड बनाना और इसके माध्यम से समझाने का तात्पर्य यही था, जो शायद आप बहुत अच्छे से अभी समझ गए होंगे। और अगली अगर स्लाइड में जाए तो देख, एक प्रश्न आपको आया था जो कि 4 मार्क्स के लिए चौथा क्रमांक का प्रश्न है, इसकी अगली स्लाइड में है, दिखाया गया है। मैम ये जो देवनागरी लिपि का आपने अभी बताया है उसका वो जी। सीक्वेंस वही आना चाहिए या कुछ ऊपर नीचे हम अगर लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कुछ? देखिए कोशिश तो सीक्वेंस की आने की ही करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हो सका तो कम से कम आगे पीछे अगर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि शब्द नहीं आने चाहिए, इन शब्दों में बदलाव नहीं होना चाहिए, जो बोल्ड लेटर वाले मुद्दे होते हैं। कई बार हो सकता है लिखने की जल्दीबाजी में लिखने पर भी ध्यान होता है और हम सोच विचार पर भी ध्यान देते हैं, तो आगे पीछे हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए चौथे प्रश्न के लिए प्रश्न आया है, तो वहां पर कितने होते हैं शब्द हमें लिखने, 200 से 250 के करीब शब्द लिखने होते हैं। तो कम से कम हमें सारे मुद्दों को वहां लिखना चाहिए, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, अभी देखिए आगे प्रश्न पर हम देखते हैं। अभी देखिए चौथा प्रश्न प्रकार होता है ना, अक्सर हमने बच्चों के माध्यम से ये बात जानी है, साथ ही साथ जब हम पेपर चेकिंग करते हैं तो हमने देखा है कि जो चौथा प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ एक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स होते हैं, और यहाँ पर बच्चे कम से कम 250 शब्दों का उन्हें प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, और बच्चे कम से कम मुश्किल से आधा या 1 पेज लिख पाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि 2-2.5 पेज इसमें उत्तर आनी चाहिए। तो जहां प्रश्न के अंक अधिक हैं और जहां अधिक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, वहां बहुत कम लिखकर क्या करते हैं विद्यार्थी, छोड़ देते हैं। यहाँ दिक्कत क्या होती है
जो दूसरे और तीसरे प्रश्न होते हैं कई बार किताबी प्रश्न होते हैं, यानी जैसे कि किताब में प्रश्न है और उसके उत्तर भी वैसे ही रेडीमेड वहां मिले थे, तो वैसे का ही वैसा हमें लिखना था, इसलिए बच्चे लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ प्रश्न, सारे प्रश्न मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ एक आध प्रश्न इस चौथे क्रमांक के प्रश्न में आते हैं जो उपयोजनात्मक स्वरूप के होते हैं। उपयोजनात्मक अर्थात यहाँ पर आपके थोड़े अनुभव जो आपने विद्यार्थी के रूप में और इंटर्नशिप के दौरान शिक्षक के रूप में प्राप्त किए हैं, उस अनुभव को यहाँ पर आपको लिखना लेकर चलना होता है, क्योंकि आप भावी शिक्षक भी बनने जा रहे हैं, तो आपसे वो भी अनुभव यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। इसलिए देखिए ये प्रश्न क्या है, परिवेश में उपलब्ध शैक्षणिक साधनों की तालिका बनाकर उनका प्रयोग अध्ययन अध्यापन में कैसे करोगे। अभी देखिए यहाँ पर परिवेश में उपलब्ध कर दिया गया है। अब बच्चे ये प्रश्न कभी पढ़े नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा, और उनको अभी यहाँ पे परिसर, परिवेश यानी परिसर लगेगा, तो यहाँ पर वो परिसर का जो पढ़ा हुआ कुछ याद होगा वो उत्तर यहाँ लिख देंगे, तो ये बड़ी गलती हो जाती है। जबकि वो प्रश्न उत्तर यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। हिंदी का प्रश्न पत्र है तो हिंदी के ही बातें होनी चाहिए, अर्थात हिंदी विषय के उदाहरण होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उपयोजनात्मक स्वरूप का है, ये आपको जस का तस किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, यानी ये प्रश्न है और उसका ही उत्तर है। लेकिन आपने शैक्षणिक साधन प्रकार पढ़े हैं, दृक् साधन, श्रव्य साधन, दृक् श्रव्य साधन, भाषिक खेल भी आप जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शैक्षणिक साधन की बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। तो अगर देखिए दृक् साधन की बात करें तो हमारे पास समाचार पत्र आता है, हमारे पास पत्रिकाएं आती हैं, कॉलेज में हमने समाचार पत्र पत्रिकाएं देखी है, हमसे इसीलिए परिपाठ में समाचार पत्र पढ़वाया जाता है। भित्ति चित्र हम जानते ही हैं, वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स, ये सब हम जानते ही हैं। श्रव्य साधन में जैसे रेडियो है और उद्घोषणा है, उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट भी हम सुनते हैं। जी, जिनके घर में थोड़ा सा ऑडियो ऑन है वो प्लीज बंद कर दें तो मेरी आवाज क्लियर हो सकेगी। श्रव्य साधन में तो देखिए रेडियो है, उद्घोषणा है, उद्घोषणा अनाउंसमेंट। मैम परिवेश का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब क्या हमारे हो सकता है? सराउंडिंग्स में, हमारे सराउंडिंग्स में। आवाज नहीं आ रहा है मैम। जिनके घर आवाज आ रही वो म्यूट कर लें तो मेरी आवाज जाए। जिनके घर में आवाज, रोहिणी स्वामी, आपके प्लीज आप म्यूट कर, हाँ। देखिए आपने अभी परिवेश पूछा, परिवेश अर्थात सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास जो कुछ भी उपलब्ध है वो। अभी मैं कुछ उदाहरण यहाँ देकर फिर आपको इससे और जोड़कर समझाती हूँ। एक तो हो गया रेडियो और उद्घोषणा, अनाउंसमेंट भी आप सुनते हैं। आप अगर प्रवास करते हैं, ट्रैवल करते हैं बाय रेल, बाय बस या कहीं और, तो आपने देखा है कि उद्घोषणाएं होती हैं, वह भी किसी न किसी भाषा में होती है, उससे भी हम कोई ना कोई भाषा और कोई ना कोई शब्द सीखते हैं, ठीक है, वह भी हमारे भाषा सीखने का एक उपक्रम होता है। उसी तरह से दृक् श्रव्य साधन, आजकल हम मोबाइल तो लिए ही रहते हैं, मोबाइल में तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं और बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे हम भाषा के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और मोबाइल का उपयोग भी हम भाषा अध्ययन अध्यापन में कर सकते हैं। वैसे ही विज्ञापन की अगर बात करें तो विज्ञापन भी आप देखते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, विज्ञापन में भी आप भाषाएं देखते हैं, कई तरह की भाषा होती है। जैसे कि अभी देखिए उदाहरण में दे सकती हूँ कि 2 अक्टूबर के दिन रेलवे की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा था, तो वो देखिए उस तरह के अनाउंसमेंट करते थे, स्वच्छ भारत किस तरह से बनाया जाए, तो आप देखिए वहाँ स्लोगन का अनाउंसमेंट होता था। तो ये सारी कुछ हमारी भाषा सीखने का एक माध्यम होता है। तो एज अ टीचर आप स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे, ये प्रश्न यहाँ पर किया गया था। अब दूसरी एक बात, परिवेश है। अभी आप विशेषण पढ़ाना चाहते हैं, संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपके आसपास के परिसर में फूल, पौधे, पत्तियां होंगे जिनके रंग, आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनसे भी आप विशेषण की जानकारी दे सकते हैं, विशेषण पढ़ा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह प्रश्न जब आपको आता है तो आप शैक्षणिक साधनों के बारे में इस तरह से तालिका बनाकर और उसका उपयोग एज अ टीचर आपने स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से किया है वो आपको उत्तर बनाकर लिखना होगा।
ये तय है कि आपके पास इसका उत्तर बना बनाया नहीं होगा। ये आपको उस समय लेखन करते समय ऑन द स्पॉट आपके जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन कौशल है, उसके माध्यम पर, उसके आधार पर आपको लिखना होगा। कि आप बताएंगे कि हमने दृक् साधन में से समाचार पत्र लिया, तो समाचार पत्र में आपने ऐसा कौन सा स्तंभ यानी ब्लॉग बच्चों को पढ़ने दिया जिससे बच्चों की जो भाषा थी वो डेवलप्ड होने लगी। उसी तरह से उद्घोषणा, मोबाइल, ये भी आप क्या है वहां पर बता सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य और ये प्रश्न समझ देने का तात्पर्य मेरा यही था कि उपयोजनात्मक जब प्रश्न आते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ही आप पढ़कर गए होते हैं या आपके पास उत्तर रूप में, रेडीमेड उत्तर के रूप में या नोट्स रूप में होता है। उसका अगला हाफ पार्ट जो है वो आपको अपने अनुभव के आधार पर और आपने जो इंटर्नशिप में एज अ टीचर अनुभव लिया है या कक्षाओं में एज अ विद्यार्थी अनुभव लिया है और प्रोग्राम जो आपने किए होंगे, जो शैक्षणिक साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं, वो अनुभव लिया होगा, उसको यहाँ जोड़कर और तोड़ मरोड़ कर उचित भाषा में लिखकर आपको इस प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जो शुरुआत का जो रेडीमेड मिलता है पार्ट उतना लिख देते हैं, आगे का जब उनके अनुभव के आधार पर लिखना होता है, उनको एक भाषा बनाकर लिखनी होती है, तो वो थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ गलत सलत लिखकर छोड़ देते हैं या आधा प्रश्न लिखकर छोड़ देते हैं। और तब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए प्रश्न लिखना होता है और मुश्किल से बच्चे 2 मार्क्स भी लिख पाते नहीं है, छोड़ देते हैं। और बच्चों को फिर ये भ्रम होता है कि हमने तो प्रश्न पत्र पूरा लिखा था, लेकिन हमें आधा या आधे से कम मार्क्स क्यों मिले। तो ये छोटी छोटी हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसका ये कारण है और यही प्रश्न बताने का मेरा तात्पर्य था। अगली स्लाइड में जब हम देखते हैं तो उपयोजनात्मक प्रश्न मैंने यहाँ सारे दिए हैं, सारे उपयोजनात्मक प्रश्न, जिसमें देखिए एक साल यह भी प्रश्न आया था कि परिसर में उपलब्ध किसी एक व्यवसायी की मुलाकात की प्रश्न तालिका तैयार कीजिए। अब उसमें उन्होंने दिया था दुकानदार हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, किसान हो सकता है और ये हो सकता है, लोहार हो सकता है। अब ये देखिए ये प्रश्न अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आप पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जाएं, ये प्रश्न का उत्तर स्वरूप में आपको कहीं भी प्रश्न उपलब्ध नहीं है। ये प्रश्न आया है, लेकिन क्यों आया है? क्योंकि आप देखते हैं कि आपने 4 कौशल पढ़े हैं पाठ क्रमांक 2 में, जो भाषिक कौशल वाला पाठ है, जिसमें श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन पढ़ा है और वहां पर आपने भाषण पढ़ा है, तो आप उस भाषण कौशल को यहाँ ले सकते हैं, संवाद कौशल ले सकते हैं। आपने संभाषण पढ़ा है, तो संभाषण जब पढ़ा है तो ये संभाषणात्मक ही प्रश्न है। इसीलिए जब आप नहीं कह सकते, आप या नहीं बता सकते कि ये प्रश्न तो कहीं आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये आपके अनुभव का है, तो संवादात्मक प्रश्न वहां पर आपकी तैयारी करवाई गई है कि जब हम संवाद करते हैं या संभाषण करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। और जब यहाँ पर बताया गया है कि ये सारे जो व्यक्ति हैं ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम इनके साथ किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो भाषा आप जब प्रयोग करते हैं, मान लीजिए अभी दुकानदार है, तो आप दुकान में किसी सामान की खरीदी करने गए, तो आपका पहला वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर क्या पूछा है, आप मुलाकात करनी है, यानी आप पहले अपना मान लीजिए कोई नाम लिखेंगे कि खरीदार, और ब्रैकेट में आपने नाम लिख दिया और उसके बाद लिखेंगे कि दुकानदार से आपने पूछा कि अगर आप चावल खरीदना चाहते हैं तो चावल के दाम क्या है और चावल कुल कितने प्रकार के हैं। तो दुकानदार फिर आपको उत्तर देगा चावल का आज का दाम ये है और मेरे पास कुल ये प्रकार के चावल उपलब्ध हैं। तो भाई अगर मैं दूसरा प्रश्न आपका हुआ, मुझे 5 किलो चावल इसमें से आप दे दीजिए, और फिर तीसरा आपका फिर से आ सकता है, तो अब बताइए अब इसके कुल कितने दाम हुए। फिर उसके अगली बार आपकी ओर से होगा कि मुझे अब कुछ दाल के प्रकार भी बता दीजिए। तो जिस तरह से आप दुकान में जाकर खरीदारी करते हैं और दुकानदार से बातचीत करते हैं, उसे यहाँ लिखना है। लेकिन हमें पता है कि हम जब दुकानदार से बात करते हैं तो हमारी भाषा और हमारा लहजा ऐसा नहीं होता है, दे दीजिए, बताइए, इसके दाम क्या हैं, हम इस तरह से नहीं भाषा का प्रयोग करते हैं ना। तो इसीलिए हम जैसी बात करते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, भाषा को, हमारे प्रश्न पत्र की भाषा को ध्यान में रखकर लिखना है। तो हमारे पास अनुभव है कि हम दुकानदार से खरीदारी करते समय किस तरह से खरीदारी करते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं।
जब हम दूध वाले से दूध की खरीदारी करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, लेकिन वहां की भाषा और यहाँ की भाषा में अंतर है। तो लिखते समय हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रश्न पत्र हम चेक करते हैं, उत्तर पत्रिका, तो हमने देखा है कि बच्चे वही भाषा का प्रयोग कर लिख लेते हैं जैसे कि वो वहां पर उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। तो यह तो उचित नहीं है। तो इस तरह से वो संवाद उतना उत्तम नहीं लगता। ये जो संवाद लेखन या संभाषण लेखन आपने लिखा है, बिल्कुल भी उत्तर पत्रिका के अनुरूप योग्य नहीं लगता। तब हम किस तरह से इसे जांचें और किस तरह से इन प्रश्नों को अंक दें, इसीलिए मैम भाषा को जी एक सेंटेंस बता दीजिए ना, फॉर एग्जाम्पल कि एक सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, अभी मैंने इसीलिए बताया, शुरू में आप जैसे गए सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए, तो आप सब्जी वाले से पूछेंगे कि आप जो सब्जी है, आपके पास आज कितने तरह की सब्जियां हैं, कोई ताजी सब्जी मुझे बताइए। पत्तेदार हरी सब्जी, साग सब्जियां कौन कौन सी है, पालक के दाम क्या है। यानी बीच बीच में वो सब्जी वाला भी आपसे बात कर रहा है कि आज मेरे पास दूधी, लौकी, करेला, बैंगन, आलू, इस तरह से इत्यादि इत्यादि सब्जियां मेरे पास हैं। का लिखनी है ना, मतलब प्रश्न बताने, मतलब लिखना है। देखिए, मुलाकात उन्होंने लिखा है, मुलाकात यानी आप प्रश्न उत्तर करते हैं ना, आप इंटरव्यू किसी का लेते हैं, लेकिन इन सब का हमें इंटरव्यू नहीं लेना है, लेकिन हम मुलाकात करते हैं तो हम बात कैसे करते हैं, वही आपको यहाँ लिखना है। ओके ये मैम। प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न देने का तात्पर्य ये था कि देखिए इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के ही प्रश्न पत्र का प्रश्न है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों की भी तैयारी आपको करनी है, वो पढ़कर जाना है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा विकास हेतु एक शिक्षक के नाते आप विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला की निर्मिति कैसे करेंगे। अभी आपको भाषा प्रयोगशाला वाला प्रश्न दिया गया है और वहां पे भाषा प्रयोगशाला के संबंध में चित्र के सहित उत्तर दिया गया है। वैसे का ही वैसा प्रश्न आप जब यहाँ पर लिखोगे तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि मैं एक विद्यालय की शिक्षिका हूँ और मुझे इस विद्यालय में चौथी कक्षा या छठी कक्षा के विद्यार्थियों की भाषा, हिंदी भाषा की का विकास करना है, और इसके लिए मुझे एक भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता है। और यहाँ इसीलिए मैंने अपने विद्यालय में एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से स्थान पर भाषा प्रयोगशाला की निर्मित की है। तो आप निर्मिति में क्या करोगे, सिर्फ ये लिख दोगे मैंने भाषा प्रयोगशाला की निर्मित की, तो आप लिखोगे कि उस भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत मैंने कुछ कहानियों की पुस्तकें रखी हैं, यानी आपने जो जो पत्रिकाएं, पुस्तकें रखी उनके बारे में लिखोगे। फिर आप उनका क्या करते हो, प्रतिदिन एक तासिका निकालकर या हर 2 या तीसरे दिन एक तासिका निकालकर बच्चों से उसका वाचन करवाना, उसका लेखन उसके माध्यम से करवाना, अगर किसी विद्यार्थी ने पढ़ी है तो उससे श्रवण करवाना। तो इससे क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भी आप 4 कौशल ही बच्चों में विकसित करते हो, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन और संभाषण। तो इसीलिए भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप इसके उत्तर के लिए सहायता कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, कि जो आपके टेक्स्ट बुक में भाषा प्रयोगशाला की विशेषता दी गई है उसी को यहाँ पर आप जोड़कर और मॉडिफाई कर आप उत्तर लिखोगे। मैम क्योंकि जी हेलो हाँ बोलिए। मैम, एक बार ये फिर से बताएंगी प्लीज, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। कौन सा, यही भाषा प्रयोगशाला वाला? हाँ हाँ, देखिए भाषा प्रयोगशाला वाला प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है कि विद्यार्थियों में भाषा विकास करनी है, तो आप शिक्षक के नाते इस प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, तो आपको शिक्षक की भूमिका में उतरना है पहले, और आपको ये मानना है, एज्यूम करना है कि आप शिक्षक हैं और आप अपने विद्यार्थियों में। तो अब आप इस भूमिका में कैसे उतरेंगे, तो आपने इंटर्नशिप में अनुभव लिया होगा, जब आप शिक्षक की भूमिका निभाई होगी और आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, तो आपको ये एज्यूम करना है, ये मानना है कि उन बच्चों को पढ़ाते समय हिंदी भाषा में ये दिक्कत आई है, या मैं चाहती हूँ कि उनकी भाषा को मैं इम्प्रूव करूं। तो भाषा प्रयोगशाला का उपयोग आपने कैसे किया है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यस यू। मैम, थैंक यू। यस मैम। हाँ, अभी देखिए एक प्रश्न ये भी आया था एक साथ, परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखिए। अभी जो पत्र लेखन है यह भी आपके साहित्य प्रकार, चौथा जो पाठ है उसमें है, क्योंकि वहां पे साहित्य के प्रकार दिए गए हैं। साहित्य के 4 प्रकार हैं, गद्य,
गद्य पद्य व्याकरण रचना, और रचना वाले प्रकार में हम देखेंगे तो पत्र लेखन आता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे पत्र ही आपको लिखना है, और ये पत्र लेखन आपने 10वीं कक्षाओं में किया होगा, 9वीं कक्षाओं में किया होगा, जब आपने इसी तरह के पत्र लिखे होंगे। और उतने सालों के बाद अब दोबारा आपको पत्र लेखन करना है, क्योंकि ये रचना कौशल का एक भाग है। तो आपको ठीक वैसे ही प्रारूप तैयार करना है, और जो पत्र का और पता का मायना होता है, और ये क्या हो गया, अनौपचारिक ये पत्र प्रकार हो गया, क्योंकि अब अपने मित्र को लिख रहे हैं, आप किसी ऑफिस या दफ्तर या कार्यालय के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो ये नॉन फॉर्मल हो गया, अनौपचारिक पत्र प्रकार हो गया। तो यहाँ पर आपको उनको क्या करना है, बेस्ट विशेष देनी है अपने मित्र को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हम मैम जांचेंगे? एक डाउट पूछना था। जी जी मैम पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग बाई तरफ, सॉरी, लेफ्ट साइड में लिखते थे ना एड्रेस, ऊपर साइड जी में जी स्टार्टिंग जी में, जब भी हम जी लोग लेटर्स लिखते थे। लेकिन अभी जो स्कूल में जो बच्चों को फॉर्मेट चेंज हुआ है तो वो लोग हाँ हाँ लेफ्ट साइड में ऊपर लिखते हैं। तो अभी हमें जो लिखना है पत्र लेखन, अगर एग्जाम में अगर हम्म। क्वेश्चन आता है तो हमें कौन से साइड में लिखना है एड्रेस? देखिए, अगर वो गलती से आपने दायां या बायां कर भी दिया तो उसके लिए कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी तक अगर हमने भी देखा है या हमें भी एप्लीकेशन अपने कार्यालय में देना होता है, तो हम अपने पेपर के बाईं ओर ही लिखते हैं, यानी अगर मेरा हाथ जहाँ दाहिनी ओर है उसी तरफ मैं लिखती हूँ, तो इसी तरह से कह सकते हैं वहीं लिखा गया है। और ये बात कहाँ गौर की जाती है, जब आप औपचारिक प्रश्न जो पत्र है लिखेंगे तब। अनौपचारिक में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में केवल आपको लिखना है अपना पता, और उसके बाद सीधे सीधे आप तो उस पे आ जाओगे अपने प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र के बारे बाद उसके बारे में ओके, सारी चीजें लिखने लगोगे। ओके मैम, ओके, हाँ, थैंक यू। अभी देखिए, ये बहुत आपको सरल प्रश्न लग रहा होगा कि भाई ये सरल प्रश्न यहाँ क्यों पूछ लिया गया। अब यहाँ पर क्यों जांचा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लेखन कौशल को जांचेंगे, और आपने किस तरह से लिखा है, आपने किस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, आपने पत्र का प्रारंभ किस तरह से किया, और फिर शुभेच्छा देते देते अंत आपने कैसे किया, जो कि पत्र लिखने का भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, वो आपने कैसे लिखे। इन सब चीजों पर गौर करके आपको क्या किया जाएगा, मार्किंग यहाँ की जाएगी, मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत सरल प्रश्न भी नहीं है, यहाँ पर आपकी भाषा लेखन की गुणवत्ता को परखा जाएगा। अभी देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा विकास की दृष्टि से वाक् स्पर्धा का आयोजन करते समय आप किन बातों एक्सक्यूज का मी ध्यान मैम, रखोगे? जी एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने बोला है पत्र लिखना है दोस्त को, तो इसका कुछ मतलब पैराग्राफ कितने होने चाहिए या फिर ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कई बार क्या होता है, कार्यालयीन पत्र लिखते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एक या दो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हैं, लेकिन जब आप घरेलू पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं, तो उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 2 पैराग्राफ तो कम से कम लिख सकते हैं, क्योंकि सीमा रेखा नहीं होती है, कहकर हम बहुत बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला पैराग्राफ लिख दिया तो हमने अपने हालचाल, उनके हालचाल के बारे में जाना, फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने उनकी परीक्षा संबंधी पूर्व तैयारियों के बारे में जाना, उनको किस तरह की दिक्कत हो रही है, तो उनको हमने मनोबल उनका बढ़ाया, उनको हमने धैर्य से काम लेने के लिए समझाया, और जिस तरह से अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो उस तरह से आप भी अपने मित्र को समझाएंगे कि देखिए, प्रश्नों को ऐसे हल करना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आखिरी तीसरे पैराग्राफ में हम दोबारा कहेंगे कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं। और इस तरह से 3 पैराग्राफ में हम समाप्त कर लेंगे। तो मुझे लगता है 3 पैराग्राफ काफी होंगे, इस तरह से हम बांट देंगे तब। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अभी देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा विकास की दृष्टि से वाक् स्पर्धा का आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे। अभी वाक् स्पर्धा यानी भाषण स्पर्धा, और इसके बारे में आपको दिया गया ही प्रश्न उत्तर है आपके भाषिक कौशल वाले सेकंड पार्ट में। सिर्फ आपको क्या करना है, उसी को रीअरेंज करते हुए लिखना है। ये प्रश्न देने का तात्पर्य क्या था कि देखिए, बीच का मायना ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, वाक् स्पर्धा का आयोजन करना, या उसकी पूर्व तैयारी करना, या नियोजन करना। तो देखिए, इस तरह से शब्दों को बदल बदल के प्रश्न पूछा जा सकता है। एक साल पूछा गया प्रश्न था तो आयोजन करना है, एक साल प्रश्न हो सकता है कि शिक्षक के नाते आप किस तरह से उसकी पूर्व तैयारी करेंगे, पूर्व तैयारी करते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे, या पूर्व तैयारी करते समय आप किन दक्षता का ध्यान रखोगे। इस तरह से घुमा फिरा के अगर कोई प्रश्न आता है, लेकिन
जो वाक स्पर्धा है, लेखन वाला, देखिए भाषिक कौशल से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तर लगभग लगभग आपके टेक्सचुअल ही होंगे, जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये जो मैंने शुरू का पहला प्रश्न बताया, फिर ये जो तीसरा प्रश्न बताया ना, यही आपके भाषिक कौशल पर है। बाकी ये जो वाक स्पर्धा, लेखन स्पर्धा, पठन कौशल, श्रवण कौशल, ये इन प्रश्नों को लेकर जो भी प्रश्न बनेंगे ना, इनका उत्तर आपका किताबी उत्तर ही होगा। सिर्फ आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे मॉडिफाई क्या करना है, बाकी इसमें बहुत कुछ बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए आगे का एक प्रश्न है, किसी तीन भाषिक खेल को सौदाहरण स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों के भाषा विकास में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। अभी भाषिक खेल काफी कुछ बताए गए हैं उसमें। अब उन भाषिक खेल में से कोई आपको 3 या 4 का चयन करना है, और उन 3-4 का चयन करते हुए आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, कैसे उसको उपयोग में लाए हो, और बस वही इम्प्लीमेंटेशन आपने विद्यार्थियों के लिए कैसे किया है, उसे ही सौदाहरण यहाँ पर क्या करना है, समझाकर बच्चों को देना। जैसे आपने अंताक्षरी करवा ली, तो अभी जब अंताक्षरी करवा ली तो ऑब्वियसली आप फिल्मी गानों की तो अंताक्षरी के बारे में नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, कविताओं की अंताक्षरी करवाओगे। तो अब भाषिक खेल अगर आपने लिया और पहला आपने भाषिक खेल बताया कि चलो हमने अंताक्षरी ले ली, तो अंताक्षरी लेते समय आपने उसका नियोजन कैसे किया, बच्चों की आपने पूर्व तैयारी कैसे करवाई, बच्चों को आपने कौन कौन सी कविताएं पढ़वाई थी, वो सारी कविताएं एक जैसी थी, देशभक्ति वगैरह, तो भी तो उनको उदाहरण बस ऐसे ही लिखना है आपको, और बताना है किस तरह से उनमें भाषा का विकास हम विद्यार्थियों में कर सकते हैं, और ये भी आपको एज अ टीचर एज्यूम करके लिखना है ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इस तरह के उपयोजनात्मक प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न मैंने 3-4 साल के जो प्रश्न पत्र थे उन्हीं में से लिए हैं, और इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो इसकी तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है, यही स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त आपकी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, या आप जानना चाहते हैं कुछ इसके अतिरिक्त, आपने पढ़ाई की है और आपको लगता है कि पढ़ते समय मुझे ये इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो उसके बारे में भी हम गाइड कर सकते हैं। तो वैसे प्रश्न आपके इनवाइट किए हैं, एक्सेप्ट है। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी पूछिए। मैम जब हम लोगों ने पढ़ाई की तो हम लोगों को ऐसा एक सवाल था कि हिंदी पाठ्य पुस्तक छठी कक्षा का विश्लेषण कीजिए, 7वीं कक्षा का विश्लेषण कीजिए, मतलब 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के विश्लेषण के बारे में था। तो अभी इन सबके पाठ तो हमें पता नहीं है कि उसके अंदर कौन से पाठ आए हुए हैं। लेकिन ये प्रश्न तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये प्रश्न कैसे हल होता है, बच्चे क्या करते हैं, गलती मैं बताती हूँ। अभी आपने किताब के विश्लेषण के बारे में पूछा, 2 प्रकार का विश्लेषण होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य, है ना। बाह्य में हम क्या करते हैं, मुख पृष्ठ और बल पृष्ठ 2 ही आते हैं प्रकार। नहीं मैम, नहीं, ये तो किताब का हो गया ना, विशेषताएं है। हाँ विश्लेषण में ऐसा था कि अंदर पाठ के अंदर का तात्विक सामग्री थी। हाँ, सामग्री क्या थी, फिर कहानी, पद्य, गद्य, ये कुछ था। तो हर एक इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं उसी पर आ रही हूँ कि दूसरा भाग होता है हमारा आंतरिक वाला। अभी आप कहते हो कि 5वीं कक्षा का मुझे याद नहीं रहा, 6ठी का याद नहीं रहा, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। उसका शॉर्ट ट्रिक इतना ही हो सकता है कि देखिए आपको पहले शुरू में मैंने इसलिए वो देवनागरी लिपि वाला बताया था कि जो बोल्ड लेटर का है वो पॉइंट्स तो आपको एज इट इज याद रखना है, यानी आपने देख लिया कि तात्विक में क्या क्या मुद्दे आते हैं, वो पहले आप पढ़ लीजिए। अब दूसरी एक बात क्या है, विद्यार्थी आपने इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे अगर आपने लिख लिया कि आपने जैसे अभी कहा कि पाठ कहानी पर भी है, कि कविताओं पर भी आधारित है, और किताबों में कहीं कहीं पर गद्य पद्य से संबंधित रचनाएं भी दी गई हैं, तो आप केवल ये शब्द लिख देते हैं कि किताब में कहानी भी दी गई है, किताब में कविताएं भी हैं। हम ये नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि कौन सी किताब कविताएं हैं, उसका शीर्षक क्या है। हम जानना चाहते हैं कि कहानी कौन सी और उसका शीर्षक क्या है। तो आप, भले ही मैं मानती हूँ कि पूरी किताब शायद आप नहीं रख पाए, याद रख पाए, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंटर्नशिप होने का कारण एक यही होता है। इंटर्नशिप में आपने अगर ध्यान से अपने लेसन की तैयारी की है, अगर आपने 5वीं 6ठी 7वीं पर, क्योंकि 3 लेसन होते हैं, अगर आपने इन गद्य पद्य और व्याकरण से पाठ लिया है तो आपको बखूबी याद होगा
तो आप किताबों को अगर नहीं याद रख सकते तो आपने किताबों पर आधारित जब लेसन पार्ट की तैयारी की थी इंटर्नशिप में, तो अपने लेसन तो आपको याद होंगे, वो लेसन का तो एटलीस्ट आप नाम लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि आपने 5वीं कक्षा में हिंदी के पाठ पढ़ाया था, आपने 6ठी कक्षा में गद्य पढ़ाया था, या 7वीं में आपने पद्य पढ़ाया था, तो आपको वो तो एक पाठ का नाम याद होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि आप पूरी किताब लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते तो आप ये तो आप 2 मुद्दे लिख ही सकते हैं अपने उत्तर पाने के लिए। कैसे? एक्चुअली मैम वो जो स्वाध्याय है, व्याकरण है, तो चलो वो हम लिख भी सकते हैं कि स्वाध्याय में वो कॉमनली लिख सकते कि उनकी भाषा एक जैसी है, या स्वाध्याय में जो भी दिया हुआ है चौखट बना के दिया है, चर्चा करो, विचार स्पष्ट करो, एक वाक्य में उत्तर, वो तो हम सबके लिए एक जैसा भी लिख सकते हैं। पर ये जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब चित्रवाचन जिस पाठ में जो है, मतलब 5वीं में अगर मेला है, और तो 6ठी में 5वीं में ही शायद से हवाई अड्डा वगैरह इस चित्र का वर्णन वगैरह है, तो फिर वो सब लेसन के पार्ट के नाम याद रखना, मतलब वो बहुत मुश्किल हो रहा है हर एक के लिए ऐसे। अभी आपने 2-3 तो नाम बताए, आपको याद है? तो वो 2-3 ही नाम याद है क्योंकि 5वीं का थोड़ा आसान था इसलिए। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, आपके ही अनुभव पर आधारित है। आपने लेसन इंटर्नशिप में लिया है, आपने माइक्रो लिया था तब भी आपने किताब ही ली थी, तो माइक्रो के समय भी आपने पाठ लिया था, इसलिए आपको वो, देखिए हमने उस पर काम किया है तो हमारे पास अनुभव है। अनुभव हमारे पास जब होता है ना तो हमें ज्यादा याद होता है। तो आपने उस पर काम किया है, माइक्रो के समय आपने पाठ लिया था हिंदी का, तो आपको पाठ का नाम याद होगा। आपने 3 लेसन तो लिए होंगे हिंदी के, हाँ, वो किसी ना किसी क्लास के लिए होंगे, केवल एक क्लास के तो नहीं लिए होंगे, तीनों के तीनों एक ही क्लास से तो नहीं, नहीं लिए तीनों होंगे। अलग अलग क्लास के लिए हाँ, थे। तो एटलीस्ट 3 लेसन तो आपके पास है ही हाँ तैयार, हाँ, तो एटलीस्ट पर 3 तो लिखिए। हाँ नहीं, हम क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 3 लिखिए, 30 मत लिखिए, नहीं लिख सकते हैं, 3 लिखिए। नहीं, पर वो सिर्फ 6ठी का पूछते तो मेरे पास तो एक ही पार्ट है, ऐसा हो जाएगा तो उतने कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मैं बोल रही हूँ, मतलब नहीं क्या कैसे 6ठी का मैंने एक ही पार्ट लिया है, तो मैं एक ही पार्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिख पाऊंगी ऐसे। तो इसीलिए देखिए, इसी का एक और उत्तर था, ये एक्चुअली इसीलिए साल भर की पढ़ाई की तैयारी होती है ना, तब उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मैं इसका प्रश्न सॉल्व कर दूं, फिर मैं आपका लिखती हूँ। अभी मैंने पहले आपसे बात की इंटर्नशिप की और माइक्रो की, उसके बाद आपको पता है कंटेंट टेस्ट भी होता है यस। 15 मार्क्स का, और वो किताबों पर, टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होता है। एक बार 5th पर होता है, एक बार 6th पर होता है, और एक बार 7th पर होता है। ऑब्वियसली आपने तब भी पढ़ाई की होगी टेक्स्ट बुक की, कुछ उसका भी अनुभव आपके पास पाठ का नाम होगा। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग कि वो किसमें है क्या है। साल भर ये जो आपको हम तैयारी करवाते हैं ना, कई बार आपको लगता है बहुत सारी एक्टिविटीज है, उसका कारण यही है, एक्चुअली साल भर आपकी इस आज एक दिन की तैयारी हम करवा रहे होते हैं। ओके तो सारे यार। अनुभव को रिकॉल कीजिए। इसलिए ना, एग्जाम के दिन क्या होता है, बच्चों को एक मैं और सूचना देना चाहती हूँ, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, इन्विजिलेटर क्लास में पहुंच जाता है, बच्चे नहीं जाते, वो किताब ले लेके बाहर पढ़ते ही रहते हैं। 15-20 मिनट अपने को पहले फ्री कीजिए, आधा घंटा, और जो सारी चीजें आपके साथ हुई है ना उसको रिकॉल कीजिए। वो रिकॉल करेंगे ना, तब भी आपके पास एक अनुभव और एक साधन सामग्री आपके पास ऐड हो जाएगी, कि आपने क्या क्या किया था, आपने क्या क्या पढ़ा था, और आपके पास क्या क्या अनुभव है। उन सबको जोड़ के प्रश्न पत्र लिख लीजिए, लिख लिए। आप आखिरी मोमेंट तक किताब ही नहीं हम छोड़ते हैं, फिर हमारे पास तुरंत ही प्रश्न पत्र आ जाता है, और हमें सोचने का और समझने का वक्त ही नहीं मिलता, और लिखते लिखते हम सोचते हैं अब क्या समझे, हमारे पास है। ये दिक्कत है। रिकॉल करने के लिए आधे घंटे पहले किताब को छोड़ दीजिए, और अपने अनुभव को पूरा स्मरण में लीजिए, याद कीजिए, वह आपको सबसे ज्यादा बेस्ट नोट्स मिलेगा। आई थिंक सो आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। यस मैम, थैंक यू को मैम याद वेरी मच। कीजिए, माइक्रो को याद कीजिए, और इंटर्नशिप को याद कीजिए, आपकी तैयारी इस प्रश्न की वहां से हो जाएगी। यस मैम, थैंक यू मैम। जी हाँ, कोई और प्रश्न कर रहा था? जी मैम, इस मैडम जो प्रश्न पूछा था वो पुस्तक विश्लेषण का, जी इसमें अब 1 और 2 ऐसे हो गए ना, भाग भाग 1 और भाग 2, हाँ हाँ उसमें सब हाँ। पार्ट नहीं रहते ना, तो विश्लेषण कैसे करें? भाग 1 और भाग 2 ना, तो वो देखिए, पहली इकाई और दूसरी इकाई इसी तरह से था 4 इकाइयों में। अभी तो वो केवल बच्चों की किताबी सुविधा के लिए डिवाइड किया है, बाकी सारी चीजें तो वैसी ही है ना।
इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 वैसे ही सब कुछ है। ठीक है, अभी देखिए ये मैं आपको फिर से बताती हूँ, आपने करंट कौन सा काम किया है ना, वो आपको याद होगा। आपने शायद लेसन इंटर्नशिप अगर बहुत पहले ले लिया है, 6-8 महीने पहले, और अगर भूल गए हैं तो करंट वाला जो याद होगा जिस पर काम किया है वो आपको इसमें मदद देगा। और इन शॉर्ट आप क्या कर लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं और भी सारी चीजें मैं भूल गई हूँ, तो जिस तरह से अभी मैंने दृक श्राव्य साधन के लिए टेबल चार्ट बनाया था ना, आप वैसे ही चार्ट बनाइए। आप क्या कीजिए, 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा, और 5वीं कक्षा में केवल 2 या 3 पाठ के नाम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक कहानी का नाम लिख लीजिए, एक कविता का शीर्षक लिख लीजिए, और व्याकरण में उस पुस्तक में क्या है, 5वीं कक्षा में मान लीजिए विशेषण है तो विशेषण लिखिए। अभी 6ठी कक्षा में आइए, 6ठी कक्षा का चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए, और 6ठी कक्षा में किसी कहानी, एक कहानी का शीर्षक लिख लीजिए, किसी एक कविता का शीर्षक लिख लीजिए, और किसी एक व्याकरण का, मान लीजिए वहां पे काल और काल के प्रकार है तो काल लिख लीजिए। 7वीं कक्षा का भी ऐसे कीजिए, कम से कम 3 नाम तो लिख कर जाइए, इतना तो कर सकते, 30 में से 3 नाम तो आपको याद हो सकते हैं। हाँ मैम, ये आसान तरीका हो गया है एक्चुअली। ये ऐसे आप तालिका बना लीजिए, और एटलीस्ट 2-3 जो नाम याद आप कर सकते हैं उनको लिख लीजिए, और बाकी फिर छोड़ दीजिए, अभी नहीं कर सकते। एटलीस्ट इनके बारे में आप 2-2, 4-4 प्रश्न लिखेंगे, उसको विस्तार से लिखेंगे, तो कम से कम उस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या अपेक्षित है वो तो उत्तर हमें मिल जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए, और सही उत्तर हमें मिलेगा आपसे। ठीक है थैंक यू मैम। जी मैम हेलो, जी जी पूछिए। उपयोजनात्मक प्रश्न कितने मार्क्स के लिए होते हैं मैम? ये चौथे में ही आता है, ये जो 4 मार्क्स का होता है ना, देखिए हर प्रश्न क्रमांक और प्रश्न अंक एक समान है। पहला प्रश्न 1 मार्क के लिए, दूसरा प्रश्न 2 मार्क के लिए, तीसरा प्रश्न 3 मार्क के लिए, चौथा प्रश्न 4 मार्क के लिए। सिर्फ प्रश्न हल करते समय मैं एक बार आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि सारे प्रश्न को लिखने की तैयारी मत कीजिए, विकल्प कौन सा है वो ध्यान में रखिए, और विकल्प कौन सा आपको ऑप्शन छोड़ देना है उसे छोड़कर ही प्रश्न लिखिए। आपकी किस प्रश्न और उत्तर की तैयारी है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ये लिखते हैं, ये प्रश्न आने लगा, उसके बाद लगा ये नहीं लिख सकते, उसे छोड़कर दूसरा लिखते हैं। और इस तरह से वो एक उदाहरण देती हूँ कि दूसरे प्रश्न जो है उसमें हमें केवल 4 उत्तर लिखने होते हैं, बच्चे 6 और 8 भी उत्तर लिखते हैं। क्यों क्यों अपना समय गवाते हो, और क्यों सभी प्रश्नों को आधा आधा लिखकर हमें आधे मार्क्स भी देने के लिए मजबूर कर देते हो। ऐसे नहीं करना है ना, आपको इसीलिए डिसाइड कर लेना है कि इसमें ऑप्शन दिया है तो मैं दूसरे प्रश्न के साथ जाऊं या पहले प्रश्न के साथ जाऊं, और वो आपको डिसाइड कर लेना है। वैसे तीसरे प्रश्न में भी विकल्प है तो विकल्प के साथ जाऊं या जो मूल प्रश्न दिया है उसके साथ जाऊं, और वो डिसाइड करते हैं उतने ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है। और किसी का कोई प्रश्न? मैम दो गुण का जी। जो क्वेश्चन रहता है उसमें कितने पॉइंट्स लिखने? पॉइंट से ज्यादा आपको शब्द का ध्यान रखना है। उसमें देखिए शब्द मर्यादा आपको दी गई है 60 से 80 शब्द, और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राइटिंग होगी, अक्षर के आकार बड़े भी होंगे, तब भी मुझे लगता है 1 से 1.5 पेज ही जाता है वो। तो अगर उसमें मुद्दे की बात है, मान लीजिए देवनागरी लिपि की विशेषता ही पूछ ली गई है, तो कई बार वहां पर दे दिया जाता है कि केवल कोई 4 या 6 मुद्दे लिखिए। कई बार तो ऐसे प्रश्न में ऐड कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। कई बार नहीं होगा तो मान लीजिए 6 से 7 प्रश्न जो मुद्दे लिखते समय आपको लगता है कि 60 से 80 शब्द या ज्यादा से ज्यादा 100 शब्द भी आपके हो गए, तो बस आपको स्टॉप कर देना है। अब आप उसको 1.5 पेज 2 पेज तक लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, और आपको उसको 150 शब्दों में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 2 तरह की मर्यादा दी है, या तो 60 या तो 80। ये भी ध्यान में रखिए, आप 60 शब्दों में भी लिख सकते हैं और अधिक से अधिक 80 शब्दों में लिख सकते हैं, उससे अधिक शब्दों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है मैम 6 मुद्दे काफी हो जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं। 60 से 80 शब्दों का मतलब अगर एक लाइन में 6 अक्षर भी आते हैं तो 10 या 12 लाइन से ऊपर आते नहीं है, फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब एक ही मार्क्स देके छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं, हम इतना मेजरमेंट नहीं करने बैठते हैं। जो भी पेपर चेक करता है वो ऐसे स्केल लेकर नहीं बैठता है कि जिसमें अगर इतने नहीं, शब्द हो क्योंकि गए कम आ हमको गए। कहा गया है कि 2 मार्क का है तो कम से कम मतलब बहुत सारा, मतलब एटलीस्ट 1 पेज 1.5 पेज ऐसे, मतलब 2 मार्क के हिसाब से।
तो इसीलिए देखिए, मिलेंगे। आपको किसने क्या कहा या आपसे कोई क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, प्रश्न खुद बोलता है। प्रश्न कह रहा है, आपको संकेत दे रहा है 60 से 80 शब्दों में, तो आप लिख लीजिए 60 से 80 शब्द। अभी आप लोग का 6 शब्द आते हैं, आपके अगर 6 शब्द आते हैं तो आपको 10, 12, 15 पंक्तियां लिख लीजिए। उसके अतिरिक्त आप 20-25 पंक्तियां क्यों लिखेंगे? ओके। आप खुद बता रहे हैं कि आपकी पंक्तियों में 6 शब्द आ जाते हैं, तो आप 15 पंक्ति के हिसाब से आपके अक्षर बैठ जाएंगे। 25 क्यों लिखेंगी आप? थैंक यू मैम। जी। और प्रीवियस पेपर जी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए, आप ऐसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आप? अच्छा, तो वो पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करना होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो भेज दिया जाएगा। मेरे पास कुल 3 प्रश्न पत्र ही हैं, जिसमें एक जनवरी का है, एक नवंबर का है और एक और किसी एक साल का है। ऐसे 3 प्रश्न पत्र मेरे पास अभी मौजूद है। मैम आपका यूट्यूब मैडम चैनल है मैम? अभी मैंने क्रिएट तो किया है बेटा, लेकिन अभी उस पर अभी मैंने हाल फिलहाल में अभी आपके लिए लेक्चर नहीं डाले हैं। कोशिश है मेरी कि मैं आने वाले अगले सप्ताह में 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, जिससे आपको हेल्प हो जाए। लॉग इन टू रीड, टू लॉग इन टू रीड। टू रीड, READ। जी जी मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हमको 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितनी शब्द मर्यादा लिखनी चाहिए? उसमें देखिए, पहला इसीलिए मैंने कहा प्रश्न पत्र को पहले पढ़ना सीखो। हमारी पता है तैयारी कहाँ से होती है, हमने देखा है कि जब बच्चों को हम उत्तर पत्रिका देते हैं तो उनको विषय का नाम नहीं पता होता है। वो इंतजार करते हैं कि प्रश्न पत्र हाथ में आएगा तो अब उसमें नाम देखेंगे और तभी सही शब्द लिखेंगे। इसलिए जब मैंने आज क्लास की शुरुआत की, इस वेबिनार की, तो मैंने सबसे पहली बात यही की कि अपने विषय का नाम तो एटलीस्ट आप जान लीजिए, अपने विषय की कितनी अनुक्रमणिका में पाठ है वो तो जान लीजिए। तो इसीलिए देखिए, मुझसे ये कहकर कि आप कितना शब्द लिखिए वो मैं नहीं कह रही, वो प्रश्न ही आपको संकेत देता है। वो प्रश्न आपको बता रहा है कि तीसरा प्रश्न आपको 120 से लेकर 180 शब्दों में लिखना है, तो आपको इतने ध्यान में रखना है, यानी कम से कम आप 120 शब्द लिख दीजिए। और अगर उसमें और अधिक जानकारी है, लिख सकती हैं, तो 180 शब्द लिख दीजिए। लेकिन वहां पर 250 शब्दों की लिखने की आवश्यकता क्यों है तीसरे प्रश्न के लिए? ठीक है चौथे मैम। प्रश्न में आपको 200 से 250 है, तब आप वहां पे 350 नहीं लिखेंगी, और वहां पे 100 शब्द लिखकर क्यों छोड़ देंगी आप? क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, जहां 200-250 की बात की वहां 100 शब्द लिख के छोड़ देते हैं, और जहां 60 की मर्यादा की कही गई है वहां पे 200 शब्द लिख कर आते हैं। और इसीलिए पेपर का जो संतुलन है ना लिखने का, वो आपका यहीं गड़बड़ाता है और आपका पेपर पूरा नहीं होता है। पेपर को बैलेंस करके लिखना सीखिए, और ये आपको उसी ऑन द स्पॉट ये तय करना है कि मुझे किस तरह से बैलेंस करना है अपने पेपर को लिखते समय। जी। हम वो जो अलग अलग जो पद्धति है, नाट्यकरण पद्धति, कथन पद्धति वगैरह, इसके बारे में कैसे सवाल आते हैं? देखिए, अभी भूमिका अभिनय पद्धति है या कथन पद्धति है, नाट्यकरण पद्धति है, तो इनके लिए सीधा सीधा प्रश्न भी आता है। जैसे 2 मार्क्स के लिए आता है कि नाट्यकरण के दोष बताइए, या दोष व मर्यादा बताइए। या तीसरा प्रश्न आ गया 3 मार्क्स के लिए, तो बस पूछ लेंगे कि नाट्यकरण की विशेषता बताइए, ये हो गया। चौथे प्रश्न में अगर आ गया तो ये बता सकते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास करने के लिए नाट्यकरण पद्धति को आप किस तरह से उपयोगी मानते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको चौथा जो प्रश्न प्रकार है उसमें आएगा, इस तरह से आएगा। यानी अगर दूसरे और तीसरे की बात करूं तो ये टेक्सचुअल हो गया, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है एज इट इज आप उत्तर लिख लीजिए। लेकिन चौथे में उपयोजनात्मक स्वरूप का हो गया, यानी आपको बताने कि एज अ टीचर अगर आपने बच्चों के विकास में आपको लगा कि मैं रंगमंच पर नाटक वगैरह करवा सकती हूँ तो जिससे विद्यार्थियों की भाषा डेवलप होती है, वो अनुभव आपको यहाँ लिखना होगा। तो ये इस तरह से प्रश्न मॉडिफाई होके 3 स्वरूप में आता है। जी। और कोई प्रश्न? हॅलो. जी पूछिए। उत्तर लिहत असताना प्रस्तावना, विवेचन, समारोप असं लिहायचं का फक्त उत्तरच लिहायचं जे प्रश्न विचारले त्याचं?
किस प्रश्न के उत्तर की बात के लिए आप कह रहे हैं? सभी प्रश्नों में आपको ऐसा नहीं लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर का स्वरूप एक जैसा नहीं होगा कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तावना शब्द लिखा, फिर उपयोजन शब्द लिखा, ऐसा नहीं लिखना है। आप किस प्रश्न के लिए पूछ रहे हैं ऐसा? 3 मार्काचे आणि 4 मार्काचे जे प्रश्न असतात ना मोठे, त्यासाठी प्रस्तावना लिहून विवेचन समारोप असं लिहा म्हणजे. नाही नाही, मला तर असं वाटत नाही की असं लिहायचं असतं. कारण आता बघा ना, देवनागरी लिपी हा जर प्रश्न विचारला तिथे, तर तिथे तुम्ही प्रस्तावना काय लिहिणार? आणि तुम्ही आता फक्त विशेषता विचारली आहे तिथे, तर विशेषताचे जेवढे पॉइंट दिलेले आहेत तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये 6 किंवा 8 ते तुम्हाला सरळ पद्धतीने तसंच लिहायचं. त्यासाठी परत प्रस्तावना लिहायचं, परत तुम्ही विषय विवेचन म्हणताय ते लिहायचं आणि नंतर समारोपमध्ये काय लिहिणार तुम्ही? तिथे जो सरळ प्रश्न आहे, टेक्स्चुअल प्रश्न टेक्स्टबुकचं, तिथे नाही लिहायचं असं. आणि प्रत्येक ओके प्रश्नात मॅडम. सुद्धा असं नाही लिहायचं. अजून मैम, कुठलं? और मैम वो जो तो भाषण क्षमता विकासित करने के लिए आप कौन सी कक्षा अंतर्गत क्रिया लोगे? तो वो आपने जो अभी बताया था वाक क्षमता, तो वो और वो सेम ही है ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ शब्द बदल दिया जाता है। देखिए हर साल मैंने कहा ना, इसलिए शब्द बदल कर आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक के बीच में जितना दायरा है ना, उतने से ही प्रश्न और उत्तर आते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। लेकिन उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, घुमा कर कुछ शब्द बदल दिए जाते। शब्द भी वैसे नहीं बदले जाते जो बाहर के हैं। वाक स्पर्धा ये आपका किताबी शब्द ही है, भाषण कौशल ये आपका किताबी शब्द ही है, वाचन अभिव्यक्ति ये आपका किताबी शब्द ही है। एक्सक्यूज तो मी मैम, इसमें सब क्रिया मतलब जो हम लोग क्लासरूम में कंडक्ट कर सकते एक्टिविटीज, तो वो क्रियाएं मतलब एक्टिविटीज ही लिखनी है ना उसमें। हाँ तो उसमें वो सब वो महत्व वगैरह नहीं आएगा, क्रिया अंतर्गत महत्व वगैरह वो नहीं आएगा। हाँ, एक प्रश्न आप ध्यान में रखिए, जब आपसे महत्व पूछा जाता है तो केवल महत्व लिखिए, विशेषता पूछी जाती है तो विशेषताएं लिखिए, और उनको आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया तो वो अलग चीज है, तो उसे अलग तरीके से लिखिए। मैम मेरा ओके एक क्वेश्चन था। जी मैम एक क्वेश्चन है, जैसे द्वितीय भाषा सीखने की आवश्यकता क्यों है स्पष्ट कीजिए। तो फिर उसी से मैम ऑप्शनली एक क्वेश्चन होता है कि संपर्क भाषा के दृष्टि से हिंदी का महत्व। तो फिर मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही क्वेश्चन वही है जो हमें लर्न होता है पॉइंट्स, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो वो कैसे पहचाने मैम? हाँ, प्रश्न देखिए एक ही स्वरूप का है, लेकिन शुरुआत करते समय आप कैसे जाएंगे? जैसे प्रश्न पूछा गया है, वहां जब प्रश्न पूछा था तो क्या कहा था? द्वितीय भाषा की दृष्टि से। तब आप बताएंगे हाँ कि द्वितीय भाषा का महत्व क्या होता है, द्वितीय भाषा कौन सी होती है, या पहली भाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा के पश्चात जिस भाषा को अपनाया जाता है, जो कि संपर्क की दृष्टि से हम अपनाते हैं, वो द्वितीय भाषा के रूप में होती है। या जैसे अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में देखें हम, तो मातृभाषा पर आधारित जो विद्यालय हैं उनकी भाषा मातृभाषा पर आधारित है, और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, तो द्वितीय भाषा हिंदी। तो जब संपर्क भाषा के रूप में उन्होंने प्रश्न किया, तो आप संपर्क से शुरू करेंगे कि अच्छा कई बार हमें अन्य भाषा भाषी व्यक्तियों के साथ भी संपर्क स्थापित करना पड़ता है। हमारी मातृभाषा और उनकी मातृभाषा में कई बार बहुत सारा अंतर हो सकता है, विविधताएं हो सकती हैं। तो हमें किसी ऐसे मध्य मार्ग को अपनाना पड़ता है जिससे हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, संवाद कर सके। हाँ, और तो मैम ऐसे समय में जी एक संपर्क भाषा का हम चुनाव करते हैं। पॉइंट्स जी नहीं, हमें क्या होता है मैम, मेरा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पता है हमें कि उसके पॉइंट्स ये है, लेकिन जब उसको मतलब ऑप्शनल में दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये है, तो फिर उसको कैसे पहचाने? नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि दोनों प्रश्न साथ में आता है आपको, द्वितीय भाषा भी आता है और नहीं नहीं नहीं, हाँ एक नहीं नहीं, द्वितीय भाषा सीखने की आवश्यकता क्यों, ये एक क्वेश्चन है, हाँ उसका पता हमें आंसर क्या है कि उसके हम्म। पॉइंट्स है राष्ट्रीय एकात्मकता, राज्यों में परस्पर संबंध, सामान्य भाषा, जैसे ये अभी उसके पॉइंट्स मैंने है। बताया भाषण और वाक, अलग शब्द आए तो हम कंफ्यूज हो जाते कि वाक क्या है और भाषण क्या है। अगर फिर ऑप्शनल में पूछा जाता है मैम कि हिंदी भाषा द्वारा राष्ट्रीय एकता, ये आ जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे उसी का आंसर है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता था, आपने वहां पे एक पॉइंट के रूप में पढ़ा था, द्वितीय भाषा में एक मुद्दे के हाँ रूप में हाँ पढ़ा था। अभी उसी हाँ मुद्दे को इन्होंने यहाँ प्रश्न दे दिया है, तो अब आपको उसी को हाँ। विस्तार करके लिखना है। अच्छा देखिए आपको एक और बात मैं बता दूं, आप स्कूल के विद्यालय के छात्र नहीं हैं,
कि आपको जो किताब में जैसा दिया है आप वैसा ही जाकर पढ़ेंगे, क ख ग ही लिखेंगे, आ नहीं ई मैम। ही लिखेंगे। अब आपको हाँ, जितना पढ़ाया गया है वो आपका कौशल है कि आप कैसे लिखें। कैसे तो आप लिखते हैं। हाँ, तो आपको द्वितीय भाषा सीखते समय पहला मुद्दा था राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से। अब उन्होंने पूरा हाँ, मुद्दा ही उठा के एक नया प्रश्न बना दिया कि हाँ, हाँ राष्ट्रीय मैम, वो एकात्मता की दूसरे दृष्टि से हाँ, तरीके से पूछा है उन्होंने। हाँ, तो तो आपको फिर हम उसको पॉइंट कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कि पता रहता है हमें आंसर कि ये है, लेकिन हम वो हाँ, क्वेश्चन देखने के बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही क्वेश्चन कंफ्यूज है। नहीं होते हो, कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आपको लिखना नहीं आता है। लिखना क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप सटीक उत्तर के साथ ही चलते हो। आपने जब मुद्दों के आधार पे थोड़ा सा वहां लिखा, अब उसी को ही आपको 2 मार्क्स के आधार पे विस्तार देके लिखना है। हाँ ना उसी मैम, को विस्तार देके तो लिखते हैं हम। हाँ, उसी मुद्दे को पूरा विस्तारित करके लिखिए अब। उसी से अनुसरण हम पॉइंट्स जो रहते हैं, उसी से अनुसरण हम विश्लेषण लिखते हैं लिखिए उसका। और इसके लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं कि नेशनल लेवल हाँ, पर हाँ, ऐसी क्या जरूरत हो सकती है। तो अभी आप हाँ, देखते हो कि पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए जाते हो, तो उस हाँ, राज्य की भाषा अलग होती है, आप जिस राज्य से जाते हो उसकी भाषा अलग होती है। तो दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र स्थापित करना होता है। वहाँ संपर्क भाषा की दृष्टि से आप इसका प्रयोग करते हैं और राष्ट्रीयता की दृष्टि से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को हमने महत्व दिया हुआ है, तो इसलिए भी इस आधार पे हमें जानना है, क्योंकि राष्ट्र को जोड़ने के लिए भी एक भाषा की आवश्यकता थी और उस लिहाज से जो विशेषता और गुण थे वो हिंदी भाषा में उपलब्ध थे, इसलिए हिंदी को हमने उस दृष्टि से महत्व दिया, क्योंकि सारे राष्ट्र को भी तो एक साथ जोड़ना है। मैम। तो थैंक यू ऐसे मैम। उदाहरण देना होगा। हाँ, और जी, हो गए सभी के प्रश्न? मला वाटतं सगळ्यांचे प्रश्न संपलेले असतील. जी, मॅडम खरोखरच सुरुवातीला जे बोललो होतो की हिंदी भाषेचं श्रवण ज्यावेळेस तुमचं लेक्चर चालू असतं ना त्यावेळेस भाषा म्हणून ऐकणं अतिशय महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्यामध्ये जी आपण म्हणतो प्रेमळपणा असावा तो तर आहेच, प्रश्नच नाही. आणि विषयाचं ज्ञान तर आगाढ आपल्याजवळ आहे. मागच्या लेक्चर्समध्ये मला ही गोष्ट प्रामुख्याने जाणवली की हिंदी भाषेचं श्रवण खरंच तुमच्याकडून करून घ्यावं आणि मला जेव्हा जेव्हा वाटतं त्यावेळेस निश्चित तुमची आठवण येते. मित्रांनो, 18 वर्षाच्या सेवेमध्ये मॅडमने जे काही अध्यापनाचं काम केलेलं आहे त्याचा परिपाक म्हणून आज आपल्यासमोर त्या उभ्या होत्या आणि विशेषतः आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मला वाटतं की आपला कोणताही असा प्रश्न राहिलेला नाही की जो अनित्पूर्ण झालेला आहे किंवा त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालेलं नाही आहे. आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मॅडमच्या या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. माय फाउंडेशनच्या वतीने, टीचर्स एज्युकेटर ग्रुप फोरम आणि अर्थात सोमय्या कॉलेजच्याच त्या प्राध्यापिका आहेत, परंतु सोमय्या कॉलेजच्या तर्फेही आम्ही त्यांचं परत एकदा या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. आणि मॅडम, आमच्या मुलांना ज्या ज्या वेळेस तुमची आवश्यकता वाटेल त्या त्यावेळेस निश्चित आम्ही तुम्हाला या कार्यक्रमासाठी बोलवूया. आणि तुम्ही तुमच्याजवळ जी काही प्रश्नपत्रिकेची PDF आहे ती मला पाठवा. माझ्याकडे या विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप आहे, आपण त्या ग्रुपवरती निश्चित त्या विद्यार्थ्यांना सगळ्या PDF मिळतील अशी आपण या ठिकाणी सोय उपलब्ध करून देऊया. सुवर्ण गरुड, तू आहेस का ग इथे? सुवर्ण गरुड, मिनल लुंकड हो सर, हो आहे? सर. सुवर्ण सर आहे का? ग्रुप कोणता बनवलाय ऍड? सुवर्णा बोलते. सुवर्ण, तुझा व्हिडिओ चालू कर आणि 1-2 मिनिटं तू मॅडमचे आभार मान. मला विद्यार्थ्यांकडून पाहिजे कोणाचे तरी आभार. सर ग्रुप मध्ये ऍड करायला कसं कॉन्टॅक्ट कराल? मी सांगतो नंतर. मला वैयक्तिक फोन करा. सुवर्ण, तू आहेस का? ओके सर, तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करा नंतर. हो सर, मी आहे. तुझा व्हिडिओ चालू करते का बेटा? हो सर. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी चॅटमध्ये टाकतोय. सर लाईट गेलेली आहे. ओके ओके, एक आभार मान मॅडमचे. माझा हो कॉन्टॅक्ट सर. नंबर मी याच्यामध्ये टाकतो बा, चॅट ग्रुपमध्ये. हा सुवर्णा. हो सर. हॅलो सर. हा बोल ना बेटा. हा, आजचं जे लेक्चर होतं ते खूप छान होतं आणि
मेन गोष्ट म्हणजे त्याच्यात आहे ना खूप सारे प्रश्न आमच्या मनात जे होते ते सॉल्व्ह झालेले आहेत. आम्हाला उत्तर कसे लिहायचे ते ह्या सेमिनारद्वारे आम्हाला समजले आहे. खूप छान पद्धतीने मॅडमनी एक्सप्लेन केलं आम्हाला. कोणत्या कोणत्या पॉइंट्स आले पाहिजे, कोणते नाही आले पाहिजे, हे सर्व डिटेल्स त्यांनी आम्हाला सांगितले आहे. आणि त्यांनी खूप साऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टीही आम्हाला समजवल्यात. त्यांना धन्यवाद देते मी. आणि लेक्चर खूपच छान झालं सर. चलो थँक्यू. तू अतिशय शांतपणे ऐकत होती ना, म्हणून मी तुला कॉल केलं सो दॅट ठीक आहे. चलो मॅम, रिअली व्हेरी व्हेरी थँक्स टू यू अँड रिअली वी विल नीड यू लेटर ऑन अँड होप यू कैन गाइड अस एंड यू कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स. वंस अगेन थैंक यू सो मच. सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं. धन्यवाद. थैंक यू मैम. Thank you so थैंक much. यू मैम. थैंक यू. Sir, please share your number, sir. हाँ, just I have share it ना, just you can write it down. 98 can you hear me? Yes, sir. 98233 98233 74 74 184. 184. 98233 74 184. Right, ma'am. Right. Okay, right. thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. A special thanks to Shivaji sir also for taking efforts for all of us. अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, बच्चों के लिए करेंगे आपके साथ सब मिलके. Yes, definitely, sir. Thank you so much, sir. थँक यू. व्हिडिओ आता एक अर्ध्या पाऊण तासात अपलोड होईल व्हिडिओ पण. यू कॅन सी ऑल्सो द व्हिडिओ अगेन अँड अगेन. थँक यू. थँक्यू सर.